अच्छा, मैं कहीं जा रही हूँ कि ये आज उल्टा क्यों किया मुझे? वो मेरे को भी सीधे हाथ से देने की आदत है, उल्टा पड़ता था पहले। नोटिस पे बता रहे हैं और मैडम का इंट्रोडक्शन क्वेश्चन Good afternoon, respected President Ma'am, all CEC members. आज हमारे बीच मिसेस स्मिता पॉली, वाइफ ऑफ श्री पीपी पॉली, डीआईजी वेलफेयर, ऑनरेरी सेक्रेटरी कावा, आज हमें ऑफिशियली ज्वाइन किया है पहली मीटिंग से, तो मैं सभी के सामने मैडम का इंट्रोडक्शन रखना चाहती थी और पूरे कावा परिवार की तरफ से मैडम के बिहाफ में हम सभी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू। अच्छा, थोड़ा सा एकदम से इस सभागार में उपस्थित सभी सीईसी सदस्यगण एवं फेसबुक तथा यूट्यूब के माध्यम से जुड़े सभी रीजनल कावा हेड्स, सीआरपीएफ के अधिकारीगण, कार्मिक एवं परिवारजनों का मैं स्मिता पॉली, ऑनररी सेक्रेटरी, सीआरपीएफ फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन, हेडक्वार्टर नई दिल्ली से आज ये कार्यक्रम में आप सभी के हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम सभी आज के विषय अंडरस्टैंडिंग एनर्जी कंजर्वेशन पर विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ऊर्जा हमारे जीवन के आधार है। प्रत्येक जीव अस्तित्व ऊर्जा पर निर्भर करता है। ऊर्जा के बिना जीवन के संचालन संभव नहीं है। इसलिए इस विषय का महत्व को
दिखाते हुए और अधिक समय जाया न करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं श्रीमती शोभा रावत, जॉइंट सेक्रेटरी कावा को आमंत्रित करना चाहूंगी। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू मैम। Individually, sir. मैं शोभा रावत, संयुक्त सचिव कावा, कार्यक्रम की अगली कड़ी में आप सभी को अवगत कराना चाहूंगी कि आज के विषय अंडरस्टैंडिंग एनर्जी कंजर्वेशन पर कावा के सभी क्षेत्रीय केंद्रों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। अब तक जिन केंद्रों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं उनकी एक झलक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। क्षेत्रीय कावा रामपुर, क्षेत्रीय कावा जीसी सिलीगुड़ी, जीसी नोएडा, जीसी मुजफ्फरपुर, जीसी नीमच, जीसी ग्वालियर, RCW 114 RF बटालियन जालंधर, क्षेत्रीय कावा 83 RF बटालियन जयपुर, क्षेत्रीय कावा 207 कोबरा बटालियन वेस्ट मिदनापुर, क्षेत्रीय कावा 5 सिग्नल बटालियन चंडीगढ़। धन्यवाद। इन सभी रीजनल सेंटर्स पर हमारा ये कार्यक्रम ऊर्जा संरक्षण का हो चुका है और अब आज के कार्यक्रम के लिए अधिक समय जाया न करते हुए मैं इस सभागार में उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री प्रशांत महापात्रा जी का संक्षिप्त परिचय आप सभी के समक्ष यहाँ पर रखना चाहूंगी। आदरणीय श्री प्रशांत महापात्रा, पूर्व सदस्य भारतीय प्रशासनिक सेवा, आप हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हैं। बतौर एक अनुभवी लोक प्रशासक के साथ आपने सार्वजनिक नीति, शासन, संस्थागत वित्त और क्रेडिट कंट्रोल आदि क्षेत्रों में अपनी दूरदर्शी सोच से एक कुशल नेतृत्व प्रदान किया है। आपने भारत सरकार में रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति, निर्माण, WTO और बहुपक्षीय व्यापार, निर्यात, संवर्धन, एंटी डंपिंग मामलों के क्षेत्र में भी अपनी सेवाएं दी हैं। आप विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं तथा विभिन्न देशों के साथ संयुक्त आयोग की बैठकों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। आपने किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है। वर्तमान में आप अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ वरिष्ठ सलाहकार और परियोजना टीम के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। ICA में शामिल होने से पूर्व आप भारत के नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन में 5 साल तक सीनियर डिजाइन इंजीनियर के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आप व्यक्ति की क्षमता और टीम वर्क की शक्ति में दृढ़ विश्वास रखते हैं। आपके पास सिद्ध नेतृत्व, रणनीतिक सोच और योजना बनाने की क्षमता तथा प्रबंधीय कौशल है। सरकार और बड़ी कंपनियों के उच्चतम स्तर पर निर्णय लेने व सफल मार्गदर्शन का आपका बहुत अच्छा अनुभव है। श्रीमान, आपकी उपलब्धियों की सूची बहुत लंबी है, किंतु समय के अभाव के कारण सभी का वर्णन यहाँ पर संभव नहीं है। हम सभी के लिए गर्व की अनुभूति है कि आप आज इस सभागार में मौजूद हैं। अतः अब मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री प्रशांत महापात्रा जी से अनुरोध करूंगी कि वे आज के विषय पर अपना विचार प्रस्तुत करने की कृपा करें। श्री प्रशांत महापात्रा Indirectly also checks out. जी। So, thank you Shobha ji, Rimjim ji, मीनाक्षी जी, स्मिता जी, और इस सभागार में और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम में जितने लोग आप ज्वाइन किए, मैं आप सबके आभार व्यक्त करूं। पहली बात, मैं ये नहीं जानता हूँ मेरे बारे में जो अच्छे शब्द बोले गए, मैं कहाँ तक उसके योग्य हूँ या पात्र हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि जो जो अपेक्षाएं हैं मैं तदनुरूप अपने आप को बढ़ाने के लिए कोशिश करूंगा। और आज जो विषय मुझे दिया गया है एनर्जी कंजर्वेशन, उसके बारे में मैं कहाँ तक न्याय कर पाऊंगा ये भी मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं आप लोग का आभारी हूँ
मुझे आप लोगों ने मौका दिए आपके इस हॉल में आने के लिए, आपके सबसे बात करने के लिए। मेरे नौकरी के समय में जहां मैं काम किया, हरियाणा सरकार में मैं गृह सचिव भी रहा हूँ, और सीआरपीएफ का जो अवदान है देश का निर्माण में, मैं उसके बारे में अवगत हूं। जब हम लोग घर में शांति में रहते हैं, हमारा सुरक्षा आप ही लोग करते हैं, आपके परिवार करते हैं। तो यहाँ आने का एक उद्देश्य था कि जो परिवार हमारा रक्षा करते हैं वो करते रहेंगे, उनको एक बार मिलूं, चाहे वर्चुअली हो। और मैं आज का टॉपिक के बारे में आप लोगों को मेरा ज्ञान से बता पाऊंगा, ये मेरे लिए बात है। आज का जो सब्जेक्ट है एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब ऊर्जा का कंजर्वेशन क्या है, रक्षा करना है या उसको जाहिर करना नहीं देना, खराब करने नहीं देना। इसके बारे में बहुत लोग का बहुत किस्म का सोच है। आमतौर पर दो शब्द हम सुनते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन, की एनर्जी को हमने कैसे बचा कर रखें। दूसरा शब्द है एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी को कैसे एफिशिएंट मैनर में अच्छे रूप में व्यवहार किया जाए। सो ये दोनों भी कई बार इंटरचेंजेबली यूज होती है, दोनों को एक जैसे से व्यवहार करता है, पर ये दोनों में फर्क है। जब हम एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं, मेन बात होता है दो कारण से हम एनर्जी का कंजर्वेशन करना चाहते हैं। एक, मेरा एनर्जी में खर्चा कम होना चाहिए, मेरा पैसा का बचत हो। अगर घर में मैं बिजली का इस्तेमाल करता हूँ या कुकिंग गैस का इस्तेमाल करता हूँ, अगर मैं कुछ स्टेप्स लेता हूँ कि उसका खपत कम हो, मेरा काम हो जाए, मैं काम कम नहीं करूंगा, उतना रसोई होगा, उतना मेरा बिजली का नहीं, पढ़ाई लिखाई के लिए जरूरत है वो होगा, लेकिन बिजली का खपत कम होगा, वो कंजर्वेशन का है। लेकिन अगर मैं एक, पहले जो पुराना बल्ब होता था बहुत बिजली लेता था, 100 वाट्स 200 वाट्स का होता था, उसके मतलब एक एलईडी बल्ब लेता हूँ जो कि 8 वाट 10 वाट में काम करता है। उसमें टेक्नोलॉजी आ जाती है, वो टेक्नोलॉजी में बिजली का खपत करता है, वो एनर्जी एफिशिएंसी बात है। अगर मैं मेरा घर का डिजाइन ऐसे करता हूँ कि दिन का समय में मुझे लाइट लगाना नहीं पड़े, सूर्य का रोशनी आ जाता है, तो मेरा बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंट होने में डिजाइन है। तो एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी कंजर्वेशन दोनों साथ साथ जाते हैं। बहुत जगह में हम इसको इंटरचेंजेबली यूज भी करते हैं। मेन बात है जो एनर्जी कंजर्वेशन में, वो ये होता है कि हमारा हैबिट, हमारा प्रैक्टिसेस हम कैसे बदले ताकि ऊर्जा का संरक्षण। सो एनर्जी कंजर्वेशन इज मोर एन एक्टिव पार्ट ऑफ इट, कि मैं, मेरा व्यवहार, मेरा चाल चलन, मैं ऐसे करूं कि ऊर्जा का खपत कम होगा। मुझे कहा गया था एक प्रेजेंटेशन देने के लिए, मैं फॉरवर्ड किया था, जित लोग सो दैट कैन गो थ्रू दैट। धीरे धीरे जितना हो सके, जितना नॉन टेक्निकल हो सके, मैं कोशिश करूंगा। और लेट्स गो टू फर्स्ट। हाँ, अगर हम ऊर्जा के बारे में बात करते हैं, थोड़ा ऊर्जा क्या है भी समझना जरूरी है। हम दुनिया में दो चीज के बारे में बात करते हैं, मैटर और एनर्जी। मैटर मतलब जो पदार्थ है, ये जो बोतल है, पानी है, ये मैटर है। बिजली है, हीट है, लाइट है, ये एनर्जी है। सो दुनिया ये दो चीज में बनती है, मैटर और एनर्जी। मैटर क्या है? एनीथिंग, कोई भी चीज जो जगह ऑक्युपाई करता है। ये बोतल कुछ जगह लेता है, ये पर्टिकुलर चीज कुछ जगह लेता है, ये मैटर है। मैटर का एक मास होता है, लोग मास को वजन जैसे कंफ्यूज करते हैं। टेक्निकली मास और वजन और मास में फर्क है, पर मान लीजिए जो किसी चीज का वजन कोई होता है, वो मैटर है। लेकिन जो ऊर्जा है वो कोई जगह नहीं लेता, उसका कोई वजन नहीं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो ये बोतल में पानी है, और ये बोतल के पानी का अंदर मैं इसको डालूंगा, तो क्या होगा? पानी बाहर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये कुछ जगह लेता है, स्पेस लेता है, ये मैटर है। अगर ये इसके अंदर जाएगा, उसके लिए ये पानी जगह खाली करना पड़ेगा। एक जगह में दो मैटर नहीं है, वो मैटर निकलेगा
दूसरा मैटर आएगा स्पेस नीडल। लेकिन अगर मैं इसका अंदर टर्च लाइट डालूंगा, रोशनी डालूंगा, रोशनी एनर्जी है, कोई पानी बाहर नहीं आएगा। या इसका सामने मैं चिल्लाऊंगा, जो शब्द है, जो साउंड एनर्जी है, वो पानी बाहर नहीं आएगा। सो बेसिकली जो भी ये पार्थिव दुनिया में चीज है, ये मैटर ए एनर्जी मनी। मैटर का 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जैसे पेन है, ये सॉलिड है, पानी है, लिक्विड है, हवा गैस है। और क्या होता है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस उनको हीट करने के लिए अपने स्टेट को बदलते हैं, मतलब वो मैटर वही रहता है। नाउ एनर्जी क्या है? वो एबिलिटी टू डू वर्क, वो मैटर को पर वर्क करना है। मतलब मैटर को मैं एक जगह से दूसरे जगह अपना चेंज करना, मैटर का शेप को बदलता हूं, मैटर में केमिकल रिएक्शन करता हूं। तो मैटर में कोई चेंज लाने के लिए एनर्जी देना। मैं बात करता हूं, बात करने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए। बिना एनर्जी में मैं बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता। वो एनर्जी कहां से आता है? जो खाना मैं खाता हूं, वो डाइजेशन होकर केमिकल एनर्जी मेरा बॉडी में जाता है। वो केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी होकर मुझे बोलने में मदद करता है। तो एनर्जी क्या है? उसके बहुत रूप है। जैसे मैं कहा, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी होता है, हीट एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में रूपांतरित हो सकता है। लेकिन एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए क्लोज स्पेस। उसका एक्सेप्शन है। बट बेसिकली आप अगर एनर्जी कंज्यूम करते हैं, आपको कोई दूसरा एनर्जी को इस एनर्जी में रूपांतरित करना पड़ेगा। आप एनर्जी क्रिएट कर नहीं सकते, मास को क्रिएट नहीं कर सकते। कैन गो टू नेक्स्ट स्लाइड। उसका एक एक्सेप्शन है। मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बनाया। एक्चुअली मास से एनर्जी बन सकता है, एनर्जी से मास हो सकता है, क्रिएट कर सकता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक फेमस इक्वेशन है, E = mc²। वो आइंस्टाइन ने क्या कहते हैं कि जो मास है, जो पदार्थ है, कुछ स्पेशल सिचुएशन में वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बहुत ह्यूज अमाउंट को एनर्जी आता है। तो मास को हम सोच सकते हैं कंसंट्रेटेड एनर्जी। ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसमें वही प्रिंसिपल हम यूज करते हैं। जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, वो टूटता है, स्मॉलर मॉलिक्यूल होता है, उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, वो कंट्रोल फ्यूजन। जो एटम बम होता है, उसमें क्या होता है कि अनकंट्रोल्ड फ्यूजन होता है, तो तबाही हो जाती है। जो सूरज का जो रोशनी आता है, वो हीट आता है, वो कहां से आता है? सूरज में जो हाइड्रोजन एटम है, 4 हाइड्रोजन एटम मिलकर एक हीलियम एटम बनते हैं। 4 हाइड्रोजन एटम का जो मास है, एक हीलियम एटम का मास उससे थोड़ा सा कम, और वो मास ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी में परिवर्तित हो जाता है। तो मास से एनर्जी बन सकता है, एनर्जी से मास बन सकते हैं, पर वेरी स्पेशल कंडीशन के लिए, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के लिए। हमारा ऑडियंस के लिए हम ये मानकर चले कि हम मास को जनरेट नहीं कर सकते, एनर्जी हम जनरेट नहीं कर सकते। हमें अगर बिजली चाहिए, किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी को हमें बिजली की एनर्जी में रूपांतरित करना पड़ेगा। जैसे हिंदुस्तान में हमें बिजली चाहिए, ज्यादातर बिजली हमने कोयला को जलाते हैं, कोयला से जला कर हमने उससे बिजली पैदा करते हैं। तो हीट है, उससे 57% ऑफ ऑल एनर्जी इंडिया में कोयला जलाकर। क्रूड ऑयल से 30% एनर्जी इंडिया में आती है, नेचुरल गैस से 6%, हाइड्रो 4%, न्यूक्लियर से 1%। सो अलग अलग सोर्सेस से हमें एनर्जी मिलती है। But that is a total energy. इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम 71.5% कोल से करते हैं एंड 10% हाइड्रो से लेते हैं, और विंड से 4.7%, 4.6% सोलर से। सो अलग अलग मात्रा में लेते हैं। सो एनर्जी हमें इस्तेमाल करना है, तो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हमें रूपांतरित करना है, और रूपांतरित नहीं करने से हम एनर्जी नहीं करेंगे।
ना एनर्जी एक हमारा हिंदुस्तान के लिए और दैट मैटर फॉर लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी हम यूज करते हैं वो शॉर्ट सप्लाई में है। इंडिया इज द नेट इंपोर्टर ऑफ एनर्जी ऑफ 41%। मान लीजिए 100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी हमें चाहिए, हमें 41% यूनिट एनर्जी बाहर से लेंगे। तो इसीलिए एनर्जी कंजर्वेशन का इंपॉर्टेंस हमारे लिए ज्यादा है। नाउ व्हाट इज एनर्जी कंजर्वेशन? तो स्लाइड कहता है रिड्यूसिंग एनर्जी यूज। अगर हमारे पास एनर्जी नहीं है, हमें 41% एनर्जी, चाहे पेट्रोलियम हो, इवन कोल इंपोर्ट करते हैं, न्यूक्लियर मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, तो हमें कोशिश करना है हम जितने एनर्जी हो सके कम यूज करेंगे। So energy conservation involves using less energy, being mindful of when to consume. मान लीजिए हॉल में कोई बैठा नहीं है, हम लाइट्स को स्विच ऑफ करके चले जाएंगे, एनर्जी को बर्बाद करने देते, वो एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि हमें जब जरूरत है हम तब यूज करेंगे। और जैसे मैं कहा था कि एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट इंटरचेंजेबली यूज होता है एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में, कि हम इनकंडीशन लैंप्स यूज नहीं करेंगे, फ्लोरोसेंट लैंप्स नहीं करेंगे, एलईडी लाइट करेंगे जो कि कम एनर्जी इस्तेमाल करेगा। देन सस्टेनेबल प्रैक्टिस। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस है कि जो एनर्जी रीन्यूएबल, जैसे मैं कहता हूँ हमें कोयला खत्म हो जाएगा 100 साल में, 7 साल। पेट्रोलियम खत्म ही हो जाएगा। ऐसे तो हम इंपोर्ट करते हैं ज्यादातर पेट्रोलियम, उसके लिए हमें डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है, हमारा फॉरेन पॉलिसी, हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी अफेक्टेड होता है। तो हम अगर सस्टेनेबल एनर्जी करें ताकि वो बार बार बन जाए, जैसा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, पानी से बिजली बनती है। हर साल गर्मी आती है, मई जून का महीना, समुद्र से पानी ऊपर जाता है, भाप बनकर जाता है, क्लाउड्स बनता है, ऊपर में बसता है, नदी से गिरता है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट से हम बिजली बनाते हैं। हिंदुस्तान में हमारा सनलाइट सेक्टर जाता है, जैसे दिल्ली हरियाणा में हमें 310 दिन 300% से अच्छे फल देखते जाते हैं। अगर बारिश होती है, सफिशियंट है, इलेक्ट्रिसिटी बनाकर अपने घर को दे सकते हैं। हमारा खेती बाड़ी के लिए भी हम बिजली पैदा कर सकते हैं। इनफैक्ट खेती के लिए 100 दिन का इरिगेशन से ज्यादा इरिगेशन नहीं चाहिए। तो 310 दिन का अगर हमें साल में सोलर एनर्जी मिल सकता है, सोलर पैनल बनाकर, और आज का जो अवसर हुई है, सोलर एनर्जी का जो मतलब जो प्राइस आता है वो ताप बिजली घर का प्राइस से कम आता है, मतलब वो किफायती कम प्राइस का। टेक्नोलॉजी में इतना इम्प्रूवमेंट हो गया। पहले सोलर प्लांट्स में हम लगाते थे, खराब हो जाता था, बड़ा महंगा होता था, आजकल बड़े सस्ते हो गए, तो इसीलिए भी सोलर पावर का बात होती है। तो 100 दिन में खेतों में पानी भी दे सकता हूँ, और बाकी दिन में भी मैं मेरा इलेक्ट्रिक व्हीकल का अच्छा बैटरी है उसको चार्ज कर सकता हूँ, मैं कोई सोलर कोल्ड स्टोरेज चला सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ। सो सस्टेनेबल प्रैक्टिस करेंगे, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हो, कि आइडर में पन बिजली बना लूं, सोलर बिजली करूं, विंड से, हवा से जो बिजली बनती है वो करूं, क्योंकि वो बिजली कभी खत्म नहीं होगा, वो एनर्जी का स्रोत खत्म नहीं। कोयला और जो पेट्रोलियम गैस वगैरह जो पारंपरिक हमारा नॉन रिन्यूएबल गैर रिन्यूएबल एनर्जी है, इसे खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए एनर्जी कंजर्वेशन का बहुत जरूरत है। अगला स्लाइड, अगला स्लाइड। तो भारत सरकार ने एनर्जी कंजर्वेशन के लिए एक कानून बनाया है 2001 में। और क्यों बनाया है कानून? कि एनर्जी कंजर्वेशन का जरूरत हमारे लिए बहुत है। एक, जैसे मैं पहले बोला कि पारिवारिक दृष्टि से एनर्जी कंजर्वेशन हमारे इसीलिए जरूरी है कि एनर्जी का बिल बहुत ज्यादा है, वो पैसा हम देते हैं, अगर हम कंजर्वेशन करेंगे हमारा वो पैसा बढ़ेगा। आप देखेंगे बहुत राज्यों में ये डिमांड होती है कि जो पुअर पीपल है उनको एनर्जी में फ्री दिया जाए, और जहां पे फ्री भी नहीं है, आप देखेंगे सरकार शुरू से देश का आजादी का समय से लेकर एनर्जी को सब्सिडाइज की। मान लिया बाजार जाते हैं, आप 1 किलो आलू खरीदते हैं, 1 किलो आलू के लिए मान लीजिए आपसे वो 10 रुपया 15 रुपया मांगता है, आजकल 30-40 रुपया मिलता है।
बट मान लीजिए आप 10 किलो आलू मांगेंगे तो आपको सस्ता मिलेगा, अब 100 किलो आलू मांगेंगे तो ज्यादा लेंगे। नियम यह है कि ज्यादा क्वांटिटी लेंगे तो प्राइस कम हो जाएगा, लेकिन बिजली का जो बिलिंग सिस्टम है, आप ज्यादा बिजली खपत करेंगे पर यूनिट कॉस्ट आपको ज्यादा आएगी। बिजली बिल देख लीजिए कि मान लीजिए आप 100 यूनिट लेते हैं, आपको पर यूनिट बिजली मान लीजिए 2-2.5 रुपया लेगा, लेकिन आप 1000 यूनिट खर्चा करेंगे पर यूनिट आपसे 15 रुपया 20 रुपया लेगा। वैसे क्यों? ये तो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के खिलाफ है। वो इसीलिए हुआ है कि जो खर्चा ज्यादा बिजली करता है, माना जाता है उसका पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है, खर्चा कर सकता है, तो उससे पैसा लेकर कर गरीब तत्वों के लिए हम बिजली सस्ता करते हैं, इसको क्रॉस सब्सिडी कहते हैं, क्रॉस सब्सिडाइज। तो हाईली पेइंग इनकम ग्रुप पीपल, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, इंडस्ट्रीज बिजली को सब्सिडाइज करते हैं। अभी ये डिबेटेबल है कहां तक ये नीति सही है या गलत है, पर ये नीति हमें लगता है कि क्रॉस सब्सिडी, कि जो दे सकता है वो थोड़ा ज्यादा देंगे ताकि जो दे नहीं सकता है वो कम लेंगे। लेकिन बात तो वही है कि बिजली कितना भी चाहे सस्ता है, सोलर यूनिट में 2 रुपया पर यूनिट से भी कम बिजली का खर्चा आता है, पर उतना भी देश का हर आदमी नहीं दे सकता। और ऐसे भी हमारा देश का जो बिजली का खपत पर कैपिटा है, तो एक शख्स प्रति एक आदमी जितना खर्चा करता है बहुत कम है। अगर हम डेवलप कंट्रीज वहां बनना चाहते हैं, हमें ऊर्जा का खपत बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा कुछ क्वालिटी ऑफ लिविंग करने के लिए ज्यादा करना पड़ेगा, तो उससे खर्चा आएगा। तो बिजली का कंजर्वेशन करना इसीलिए जरूरी है। और अपार्ट ऐसे भी पता है कि जो पारंपरिक ऊर्जा है जैसे पेट्रोलियम है, गैस है, इसको हम दूसरे देश से आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और उसमें हमारा फॉरेन एक्सचेंज जाया होता है, उसमें हमारा फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी अफेक्टेड होता है। तो जहां तक कंजर्वेशन करें हम उसको कम करें, और जो एनर्जी हमारे पास है उसका विस्तार। एक उसके साथ जुड़ी हुई चीज है पर्यावरण। मान लीजिए हम कोयला जला करके बिजली, इतना स्मोक जाता है, ठीक है। सेम थिंग अबाउट पेट्रोलियम ऑल्सो। सिर्फ धुआं स्मोक वाली बात नहीं, एक चीज होता है उसको कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा छोड़ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड हीट को ऑब्जर्व करता है, वो वायुमंडल को ठंडा होने नहीं देता है। सो पृथ्वी का जो तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई है, फैक्ट्री वगैरह आई है 18-19 सेंचुरी से, तब से पृथ्वी का तापमान बढ़ गया। कुछ गैस है, पर्टिकुलरली कार्बन डाइऑक्साइड हो, जब जो एसी में गैस इस्तेमाल करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारे हीट को ट्रैप करते हैं, हीट को निकल नहीं देते, जिसके वजह से वायुमंडल, नहीं तो रात को शायद ठंडा होना चाहिए। आप दिल्ली में देखेंगे सूरज नहीं है रात, लेकिन वो क्यों? कि वो जो गैस है, वो गैस का दिखाई तो नहीं देते, लेकिन वो हीट कैप्चर करते। और ये माना गया है अगर ये हालत रहेगा तो पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा। और पृथ्वी का टेम्परेचर अगर हमारा बढ़ जाती है तो पहली बात तो क्या होगा कि हमारा जो हिमालय का ग्लेशियर जो है ना, वो सारे पिघल जाएंगे। अगर वो पिघल जाएंगे, भारत में हमें पीने का पानी नहीं, क्योंकि जितना हमारा गंगा यमुना जितने नदियां हैं, ज्यादातर नदियां जो साल भर बहती, कुछ तो रिवर दक्षिण भारत के वो सिर्फ बरसात का दिन बहते हैं। जो साल भर बहते हैं वो जो बर्फ है वो पिघलते हैं, गर्मी का मौसम में पानी लेते हैं। अगर वो ग्लेशियर ही खत्म हो गए तो हमें पानी कहां से मिलेगा? दूसरा चीज बाहर आ जाएगी। दूसरा चीज समुद्र का जो लेवल है वो राइज करेगा। राइज करेंगे तो ये जितना आइलैंड कंट्री छोटे छोटे वो सारे डूब जाएंगे। हमारा भारत का कोस्ट लाइन में बहुत जगह में पानी आ जाएगा। तो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने का बहुत सारे खतरा है। तो एनर्जी कंजर्वेशन का सिर्फ इतना नहीं कि हम अपने पैसा के वजह से हम कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए, अगला पीढ़ी के लिए एक बेहतर दुनिया भी छोड़कर जाना चाहिए।
ऐसा नहीं हो कि हम तो जिंदगी काट लिया, हमारा बच्चों के लिए दुनिया ही नहीं है। तो एनर्जी कंजर्वेशन का ये भी एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। इसलिए भारत सरकार ने एक एक्ट बनाया 2001 में, जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। यहाँ पे मैं एक चीज और भी बता देता हूँ कि अंतरराष्ट्रीय स्तर में हम क्या करते हैं। दो चीज अंतरराष्ट्रीय स्तर में हुई है, और दोनों हुई है 2015 के आसपास। 2015 में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोलकर एक चीज यूनाइटेड नेशंस का जनरल असेंबली में पास हुआ सितंबर 2015। उसमें ये कहा गया है कि दुनिया अपने के लिए ये लक्ष्य रखता है। इसका पहले हमारा एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था, दुनिया एक फिक्स किया था कि सन 2000 तक हम दुनिया को पोलियो मुक्त करेंगे, हम हर गांव में पीने का पानी पहुंचाएंगे, ऐसे कुछ लक्ष्य था। मातृ मृत्यु दर कम करेंगे, शिशु मृत्यु दर कम करेंगे। अब देखोगे ना, एक जमाना था कि बहुत सारे गांव में मैटरनिटी होम बनते थे, कम्युनिकेबल डिजीज को रोकने के लिए टीकाकरण अभियान वगैरह चलता था। ये दुनिया का गोल था कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था, 2000 तक करना था। वो 2015 तक 15 साल और बढ़ा दिया। 2015 का बाद में नया चीज डिसाइड हुआ, सितंबर 2000, उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। 195 देश के हस्ताक्षर किए, इंडिया भी हस्ताक्षर किया है। उसमें गोल नंबर 7 कहता है कि हम इंश्योर करेंगे कि अफोर्डेबल, रिलायबल, क्लीन एंड मॉडर्न एनर्जी हर आदमी को मिलेगा। हर आदमी को बिजली मिलेगा, क्लीन एनर्जी मिलेगा, साफ। मतलब ऐसा नहीं कि हम कोयला को लेकर के या लकड़ी का चूल्हा लगाते हैं, ये नहीं। गैस का चूल्हा मिलेगा जो क्लीन एनर्जी, मॉडर्न एनर्जी मिलेगा, जो कि रिलायबल हो। मतलब ऐसा नहीं कि अभी आया चला जाएगा। अफोर्डेबल हो, जिसके लिए वो पैसा दे सकता है, ये हर इंडिविजुअल को मिलेगा। तो हमारा जो उज्ज्वला योजना है, जैसे घर में गांव में गैस पहुंच गई, वो क्यों पहुंचा? ठीक है, भारत का एक कमिटमेंट है 2015 ऑनवर्ड्स कि हम कोशिश करेंगे मॉडर्न एनर्जी चाहे कुकिंग के लिए हो, भारत का हर नागरिक को दिया। कई राज्य था गांव में बिजली नहीं था, आप देखोगे 2018 तक भारत का हर गांव में बिजली पहुंच गया। ये निर्णय लिया गया, हमें तो बिजली मिल गया और हमें तो उज्ज्वला का कनेक्शन हो गया। बहुत कुछ करना है, क्योंकि बिजली तो कनेक्शन मिल गया, क्या 24/7 मिलता है? अगर बिजली को हम संरक्षण नहीं करेंगे, कंजर्वेशन नहीं करेंगे, नहीं मिलेगा। कारण क्या है कि बिजली का एक नियम है कि बिजली को आप स्टोर नहीं कर सकते। आपको साहब किससे गलत बात बोल दिया, बैटरी में तो मैं स्टोर करता हूँ। बैटरी में स्टोर करता है ना? हाँ, बैटरी में स्टोर करता हूँ, छोटी छोटी डिवाइस में छोटे छोटे अमाउंट में बिजली आप स्टोर करते हैं। लार्ज कैपेसिटर में स्टोर होती है, बट लार्ज क्वांटिटी ऑफ बिजली नॉर्मली स्टोर नहीं होता, प्रैक्टिकल नहीं है, उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। बिजली जिस समय में आप खपत करोगे, उसी समय में उतना बिजली आपको पैदा करना है। मतलब इस कमरे में बैठे, हमें गर्मी लगा, हमने एयर कंडीशनर को स्विच ऑन कर दिया। जैसे एयर कंडीशनर हम स्विच करेंगे, उसी समय में बिजली घर में उतना एक्स्ट्रा बिजली पैदा करना पड़ेगा, कम नहीं, ज्यादा नहीं। क्यों? कि जैसे हमें स्विच ऑन कर देंगे तो बिजली घर में जो टर्बाइन घूमता है, मान लो आप बिजली घर है, थर्मल पावर प्लांट है, 1 सेकंड में वो 3000 बार घूमता है। उसको लगेगा कि कोई उसको पकड़ लिया, लोड बढ़ गया, पकड़ लिया, लेकिन उसको उतना स्पीड में घूमना है, तो आपको उतना स्पीड ज्यादा देना पड़ेगा। वो जो जिस स्पीड में घूमता है 3000 बार 1 मिनट में, 1 मिनट में 3000 मतलब सेकंड में 50 बार, 1 सेकंड में 50 बार घूमता है, उसको फ्रीक्वेंसी है। अगर आप उतना स्पीड नहीं देंगे, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगा। ज्यादा दे देंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा। अगर बढ़ गया तो घूमती हुई पार्ट है, टूट जाएगा। कम हो गया, वो जो लो प्रेशर टर्बाइन है, उसमें स्टीम कंडेंस हो जाएगा। स्टीम कंडेंस होगा, पानी बन गया था, वो लो प्रेशर टर्बाइन टूट जाएगा। ये बड़ा मुश्किल काम है। तो बिजली आप कहेंगे नहीं कि मैं मन इच्छा जो भी हो कंट्रोल कर लूंगा, या मैं बिजली को बचाना है, सेव आग दे करके शाम को सारे स्विच ऑफ कर दूंगा। सारे स्विच ऑफ करने से वो बिजली घर संभाल नहीं पाएंगे। तो कंजर्वेशन करना बहुत जरूरी इसलिए कि हमारा जितना खपत है
उसको हम प्लानिंग नहीं करेंगे, हमारा कैपेसिटी है लेकिन हम 24/7 दे नहीं पाएंगे, टेक्निकल इशू। ये तो हमारे बात है, चलो हम गैस दे देते हैं या भी लेते हैं, इंडिया काफी अच्छी स्थिति में है बाकी देश में, पर दुनिया में अभी भी 675 मिलियन मतलब 67.5 करोड़ 67.5 करोड़ लोग हैं जिनके पास आज भी बिजली नहीं है। बिजली क्या है उन्होंने देखा, ज्यादातर लोग अफ्रीका में है। 2030 तक एक एस्टिमेट कहता है कि 25% जनता ऐसे होंगे जिनके पास अनसेफ और इनएफिशिएंट कुकिंग सिस्टम होंगे। मतलब 2030 तक 25% लोग ऐसे होंगे जिनके पास गैस नहीं होगा, सेफ क्लीनिंग नहीं होगा। तो कोशिश जारी है, इंडिया बहुत आगे है, जो भी कमिटमेंट है उससे आगे। बट ये जो सच्चाई है, हमने 2015 से लेकर अभी तक काफी एनर्जी एफिशिएंसी में काम किया है, 1.4% एवरेज इंक्रीज हुई है, लेकिन उसको हम 3.45% के ऊपर करना पड़ेगा, हमें रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर देना पड़ेगा। तो इसीलिए 2001 से देश जाग चुका है, ये तो 2015 में ऐसा हुआ, 2015 से हमने लगे हुए, बट देश में एक एनर्जी कंजम्पशन एक्ट 2001 में आ चुका है, वो बाद में अमेंड हुई। तो उसका कहना है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करेंगे कि एनर्जी सेविंग्स किसने किया उसका सर्टिफिकेट जनरल करो, और जो भी हमने एनर्जी डिवाइसेस यूज करते हैं जैसे रेफ्रिजरेटर हो, एसी हो, उसके लिए कोई स्टैंडर्ड बने, प्रमोशनल एक्टिविटी बने, और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है उनके लिए एनर्जी ऑडिट का सिस्टम बनाया जाए। अगला स्लाइड। तो एक ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE बना था 2002 में कि ये जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट को हमने कैसे बनाना है। और आपने देखे होंगे स्टार रेटिंग, रेफ्रिजरेटर में लगा होगा 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, एसी में लगा हुआ 2, तो वो दिखता है कि अगला साइड में चलता है। और पोस्टर कंपटीशन वगैरह होता है, चिल्ड्रन को दिखाते हैं, स्टार रेटिंग होता है कि जो 1 स्टार है वो उतना एफिशिएंट नहीं है, जो 5 स्टार है वो ज्यादा एफिशिएंट है। तो ये भी एक कंज्यूमर को अवेयर करना है कि मैं ऐसे इक्विपमेंट यूज करूं कि मेरा एनर्जी सेविंग हो और लोगों का फायदा हो, मेरे भी फायदा हो, सोसाइटी का फायदा हो, ग्लोबल हीटिंग वगैरह भी उतना ना हो। अगला। सो अभी तक हम जो बात किए जनरली एक कंसेप्ट के बारे में कि एनर्जी सेविंग क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, एनर्जी एफिशिएंसी क्या है, दुनिया किस बारे में सोचता है। बट बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन अगर होना है वो मेरे से आपसे सरकार प्रोत्साहन दे सकता है। जैसे आप जैसे ऑर्गेनाइजेशन एक माहौल तैयार करेंगे, करना तो है इंडिविजुअल लेवल पे, जैसे मैं शुरू में कहा एनर्जी कंजर्वेशन माइंडसेट, मेरा माइंड कि क्या मैं कंजर्व करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। पहली बात है लिविंग लाइट्स ऑन। एनर्जी का सबसे बड़ा वेस्ट होता है कि हम एक कमरा में बैठे निकल गए, कोई बेल मारा, बाहर निकल गए, दूध वाला है दूध लाना है, फिर रसोई में गए पतीला लेकर गए, कमरा में लाइट ऑन करके चले गए, पंखा ऑन करके चले गए, एसी ऑन करके चले गए, काफी एनर्जी बर्बाद। अगर कमरा खाली है, क्या मैं कमरा का लाइट स्विच ऑफ करना जा सकता? मैं मेरा बिजली का बिल कम करूंगा, मैं देश के लिए भी करूंगा, दुनिया के लिए करूंगा। दुनिया में मैं जैसे बताया अभी भी 67.5 करोड़ लोग हैं जो बिजली क्या है देखेंगे। आप लोग सारे जिस घर में पैदा हुए शुरू से अपने घर में बिजली देखे, चाहे 24 घंटा आए ना आए, पर आप देखे होंगे कुछ के पास तो डीजल जनरेटर होगा कि बिजली चला गया तो मैं चला, आपका सोसाइटी में होगा। हमारा भी एक सोसाइटी के लिए जिम्मेदारी, लाइट्स ऑन ना छोड़, एसी ऑन छोड़कर करते ही जाए। अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनको सिखाइए, जो लास्ट बच्चा जाएगा वो सारे स्विच पंखा बंद करके जाए। मैं तो इतना करता हूँ, मैं जब भी दफ्तर छोड़ता हूँ मैं अपना हाथ में सारे स्विच ऑफ करता हूँ, पहले बाथरूम जाता हूँ, ऑफिस का टॉयलेट उसको ऑफ करता हूँ, मेरा
अपना रूम का करता हूँ, ताकि वो बिजली बर्बाद ना हो। फिर मैंने इसे कहा कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, मैं उसके बारे में भूल गया आपको बताने के लिए, जो एग्रीमेंट हुई है पेरिस में भी, वही 2015 में एक एग्रीमेंट हुआ था, COP 21 कमिटी ऑफ पार्टीज 21 हुआ था पेरिस में। उसमें 196 कंट्रीज के साइन किया था, और इंडिया ने बहुत लीडिंग मूवमेंट लिया था। उसमें ये निर्णय लिया गया, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, मतलब जब से जो औद्योगिक क्रांति आई, तब से पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि हम लोग एनर्जी कंजम्पशन करना बढ़ा दिया, फैक्ट्री वगैरह आ गई एनर्जी। हम कोशिश करेंगे 2030 तक पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर उससे 2 डिग्री का ऊपर नहीं जाएगा। अब कोशिश करेंगे 1.5 डिग्री तक रखने की, वायदा है। और बताया गया कि मैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस में काम करता हूँ, जिसको भारत ने बनाने में बड़ा भूमिका दिया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अनाउंसमेंट भारत का प्रधानमंत्री फ्रांस का अध्यक्ष में वही अनाउंस किए थे कि क्या सौर ऊर्जा के बारे में सारे देश मिलकर काम करें, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी में भी हम काफी कुछ बिजली का पैदावार करें। तो ये वर्ल्ड का कमिटमेंट में कोशिश करेंगे, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टाइम में, आज को 200 साल का पहले जो पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर था, उससे 1.5 1.5 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर नहीं है। बहुत मुश्किल होता, 2 डिग्री 2030 तक, 2024 साल, 6 साल में हम कर पाएंगे क्या? जब तक एक ग्रीन हाउस गैस को कम नहीं करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और एनर्जी का खपत जितना जरूरत है उससे उसको नहीं करेंगे, ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आप देखो दिल्ली में टेम्परेचर, आप लोग को पता है या नहीं, 1-2 दिन का पहले कुछ जगह में 47.5 आता, मुजफ्फरपुर में जगह है, टेम्परेचर 47.5 डिग्री पहुंच गया। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 है, 50 डिग्री का ऊपर आ जाएगा, हमारा शरीर का जो जीव कोष है वो भी मरना शुरू हो जाएगा, तो आदमी रहेगा कैसे? और यही दिल्ली में मैं पहली बार आया था 1980 में, और 5 साल दिल्ली रहा, उसके बाद तो मैं मसूरी चला गया गाड़ी में। 5 साल में मेरे पास एक भी कूलर नहीं था। मैं दिल्ली में रहूं, कभी कूलर का जरूरत मुझे नहीं पड़ी, मैं पंखा के साथ रहता 1980 से। जब बहुत गर्मी होता रात को छात कपड़े जाकर सो जाते थे, सुबह सुबह ठंड लगता था, चादर का। दिल्ली में तो छात में सो नहीं पाएंगे रात को, क्योंकि इतना प्रदूषण होगा तो शरीर पूरा काला हो जाएंगे। तो हम लोग प्रदूषण को, वातावरण को खराब कर दिए। तो अगर हम अपने बच्चों के लिए एक बेहतरीन दुनिया छोड़ना चाहते हैं, पहली बात है कि लाइट को तो ऑफ कर जाएंगे, पंखा ऑफ कर जाएंगे, एसी ऑफ कर जाएंगे, मेरा बिजली का बिल कम होगा और मैं एक सामाजिक दायित्व करेंगे। सेकेंड चीज, इनएफिशिएंट अप्लायंसेस। घर में हमने बहुत अप्लायंसेस यूज करेंगे, ऐसे घर में एसी होगा 15 साल 20 साल पुराना। मेरे पास भी एक पुराना एसी था, बहुत साल चलाया था, मैं उसको बेचा इसलिए नहीं कि मैं उसको अपना हाथ से बनाया था 1991 में, बहुत साल तक अपना हाथ में बनाया था, कैसे बेचा। लेकिन जो पुराना एफिशिएंट डिवाइसेस होते हैं वो इनएफिशिएंट होते, ज्यादा बिजली खाते हैं। समान है, एक एमीटर लेकर देखो, देखोगे करंट ज्यादा रहता है, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ता है टेक्नोलॉजी बदलती जाती है, और वही अप्लायंसेस बहुत कम बिजली लेकर। ठीक है, मेरे बचपन में हमने इनकैंडिसेंट बल्ब, लैंप बल्ब इस्तेमाल करते, आप लोग देखे होंगे, नहीं मालूम नहीं, आप लोग के ऊपर बहुत कम है, वो गर्म होता, जितना लाइट में रहता है जो ज्यादा हीट रहता है, तो इलेक्ट्रिसिटी को वो हीट में परिवर्तित करता था, लाइट में कम परिवर्तित करता है, क्योंकि एनर्जी पैदा नहीं कर सकता, एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकता है, पैदा कर सकते हो। जो E=mc² कहा कि आइंस्टाइन के इक्वेशन रिएक्शन, वो एक एक्सेप्शन है, हम इतना फिजिक्स में हाई लेवल तक नहीं जाए, तो वो इतना इनएफिशिएंट है, वो हीट बनाता था। क्या हम उसके जगह में एलईडी लाइट यूज कर सकते?
आज भी लोग फ्लोरोसेंट लाइट ट्यूबलाइट यूज करते हैं। ट्यूबलाइट एफिशिएंट है पर इतना एफिशिएंट नहीं है। एलईडी 8 वाट में आपको ज्यादा देगा। स्टार 5 स्टार रेटिंग का एसी खरीदिए, फ्रिज खरीदिए। तो इनएफिशिएंट अप्लायंसेस को बदल दीजिए, वुडन अप्लायंसेस को फेंक दीजिए। इंडिया में हमारा आदत है कि भाई हम किफायती करना चाहते हैं, जहां तक चल सके चलाते हैं, लेकिन हम ये रियलाइज नहीं करते वो चला तो रहे हैं लेकिन हमारा खर्चा ज्यादा हो रहा है, वो रियलाइज हम नहीं करते। तो इनएफिशिएंट अप्लायंस को फेंक। पानी का बहुत कष्ट होता है। आदमी ब्रश करता है, शेविंग करते हैं, बेल ब्रश करता है, शेविंग करते हैं, शेविंग के टाइम में टैप खुला रहता है, शेविंग में टाइम क्या हम बंद कर। आप कहोगे भाई पानी के लिए क्या एनर्जी है? अरे पानी तो कहीं ना कहीं से पंप होकर आई है, वहां तो इलेक्ट्रिसिटी आई है ना, खर्चा हुई है ना। आप पानी बहता जाया कर देते हो तो एनर्जी कहीं ना कहीं खर्चा हुई है। पानी तो रिवर बेड से आया भी तो उसको पंप किया गया, वेल है तो पंप किया गया। तो पानी को ना करिए, ठीक है। फैंटम लोड्स। अरे फैंटम का मतलब क्या है? फैंटम मतलब घोस्ट। पुराना कॉमिक होता था मेरा बचपन में, फैंटम कॉमिक कहते हैं। फैंटम मतलब घोस्ट लोड्स, मतलब एक लोड है जो आपको दिखाई नहीं देता, आपको पता नहीं। जैसे स्टैंड बाई मोड में हम चले जाते हैं। लैपटॉप आप लोग सारे इस्तेमाल करते हो, ज्यादातर लोग लैपटॉप को स्विच ऑफ नहीं करते, ऐसे उसको बंद करके फ्लैप रख लेते थे तो लाइट ऑफ हो जाता है, वो स्लीपिंग मोड में चले जाता है। कोई भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस स्लीपिंग मोड में हो वो बिजली लेता है। आप एयर कंडीशनर को ऑफ कर दिया रिमोट में, पर उसका स्विच को ऑफ नहीं किया, उसका स्टेबलाइजर बिजली खत्म ले रहा है, वो एसी में भी लोड, दैट इज कॉल्ड नो लोड करंट। पर जबकि कोई लोड है ही नहीं तब भी कुछ करंट लेता है। सो टीवी हो, पंखा हो, लाइट हो, स्विच को ऑफ कर, वो कनेक्शन को काटिए। जब तक आप उसको नहीं काटते हो आपके बिजली का खपत होती है, और क्या पता लीकेज भी हो सकती है। मैं तो लीकेज को गिना ही नहीं। तो फैंटम लोड से तो ये एवरी डे हमारा घर में एनर्जी यूज होती है। हम सोचते हैं कि भाई टीवी स्टैंड बाय मोड पे करके चला गया तो स्क्रीन ऑफ हो गया, लेता है। हम कई बार कहते हैं हमें पता नहीं चलता, जानबूझकर हम नहीं कर रहे, हम सोचते हैं कन्वीनियंट है, हमें किसने बताया नहीं। अगर पता है तो हम क्यों करें, जिसने हमें बता दिया आप क्यों करें, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पर आए, मैं बहुत कुछ करना है, आगे बढ़िए। मैं आप बहुत एग्जाम्पल दे दूंगा, आपको अच्छा लगेगा। तो पहले जो थ्योरेटिकल चीज इतना अच्छा शायद नहीं लगती, आगे बढ़िए। नेक्स्ट स्लाइड। एक तो मैं कहा भाई टर्न ऑफ लाइट, मैं तो कहूँगा टर्न ऑफ लाइट क्या, घर ऐसे डिजाइन करिए कि हमें दिन में लाइट यूज करना, घर ऐसे डिजाइन करिए जो खिड़की के बीच में गैप्स नहीं रहे। आजकल अच्छे अच्छे विंडोज आ गए, पहले पुराने विंडो में गैप्स होते हैं, तो ठंडे के दिन में हम हीटर यूज करते हैं घर में, वो हीट एस्केप करता है। गर्मी का दिन में हम एसी यूज करते हैं, वो कूल एयर एस्केप करता है। तो दरवाजा खिड़की सील होना चाहिए, एफिशिएंट होगा ना, ठीक है। तो नेचुरल लाइट आए, रूम इंसुलेटेड रहे, ताकि हमारा एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम है। आजकल एक इसका फिल्म आता है जो कि हम लगा देते हैं विंडोज में ग्लास के ऊपर, और वो फिल्म ऐसा है वो लाइट को तो आने देगा लेकिन हीट को आने जाने नहीं देगा। इसे इंसुलेटेड टू हीट बट ट्रांसपेरेंट फॉर लाइट हो सके तो इसे फिल्म लगाएंगे। हम क्या करते हैं ना, एक डार्क शेड लगा देते हैं, कार में डार्क शेड लगा देते हैं। हम सोचे डार्क शेड होने से हीट नहीं आएगा, वो डार्क शेड लाइट को आने नहीं देगा, वो हीट को आने देगा। हमें वो स्पेशल चीज मांगना पड़ेगा जो ट्रांसपेरेंट हो, लाइट को आने दे, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाहते हो कि नहीं किसको दिखाई नहीं दे मैं घर का अंदर हूँ, एक किस्म का वो वन वे भी है,
कि आपको बाहर को दिखा देगा, बाहर वाले को अंदर दिखा देगा, तो आप चूज कर सकते हैं, बट हीट विंडो से लॉस ना। आपके बीच में कुछ लोग विदेश में गए होंगे जो कोल्ड कंट्री के, आप देखेंगे होटल में जो हीटर होता है ना, विंडोज का पास होता है। आप हमेशा देखें जो होटल का जो हीटर है ना, वो खिड़की के पास होता है। हम हिंदुस्तान में क्या करते हैं, हीटर हमारे बेड के पास रखते हैं क्योंकि हमें गर्मी आएगा। वो हीटर के पास क्यों रखते हैं, विंडो के पास, कि विंडो का उस तरफ ठंडा हवा है, वो ठंडा हवा अंदर ना आए, और जितना हवा रूम में है वो हमारा बॉडी टेम्परेचर में हीट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो पोजिशनिंग योर अप्लायंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे अनप्लगिंग ऑफ द डिवाइस, जैसे आपने चार्जर पे लगा करके अपने फोन को बेटा का स्विच ऑफ करो, स्विच ऑफ से तो बेटर है कि प्लग इन निकालो, इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे पर्टिकुलरली मैं जो छुट्टी में घर जाता हूँ 10-5 दिन के लिए, मैं कहता हूँ ये जो फ्रिज है ये उनका स्विच को ऑफ कर दो, प्लग को निकालो, एनर्जी नहीं ले। एफिशिएंट बल्ब लगाना है, जैसे मैं कहा कि पहले इनकंडीशन लैंप था, लेफ्ट साइड में सीएफएल लैंप्स है, but you should use a LED lamp which is much more energy efficient. Now हम और क्या क्या कर सकते हैं जिसमें हमारा एनर्जी एफिशिएंट। मैं आपको 8-10 टिप दूंगा। मैं आपके बीच में बहुत लोग ये चीज इस्तेमाल करते हैं, मैं जो कहूंगा आपको याद आएगा। पहली बात है, आपका घर में जो रेफ्रिजरेटर है, आजकल दिन तो हर घर में रेफ्रिजरेटर का कोई रेफ्रिजरेटर कोई मतलब ऐसे लग्जरी आइटम तो रहा, ये आपका घर का बिजली बिल काफी लेता है, आपको पता है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर को आप थोड़े से दीवार से थोड़े खींच कर रखिए, क्योंकि क्या होता है रेफ्रिजरेटर का अंदर कूल होता है, वो हीट को बाहर फेंकता है। थोड़ा दीवार से छोड़ कर आएगा तो उसका बीच हवा जाएगा, वहां से हीट निकल जाएगा, तो कूलिंग करने के लिए उसको कम मिलेगा। आपका रेफ्रिजरेटर का सेटिंग को देखिए, जो फ्रिज का सेटिंग 3 डिग्री आसपास रखना चाहिए, क्योंकि उसका अंदर तो कोई खाना पीना को आपने बर्फ नहीं करना चाहते, आपने फ्रीजर को में बर्फ करना चाहते। जो जहां पे आपका दूध रहता है, सब्जी रहता है, उसका सेटिंग 3-4 डिग्री तक रखिए। गर्मी का दिन में 3 डिग्री होगा, ठंड का दिन है तो 4 डिग्री 5 डिग्री। 3 डिग्री से नीचे नहीं रखना, 2 डिग्री 1 डिग्री नहीं रखना, आपका बिजली का काफी सही। तो फ्रीजर का सेटिंग आप -5 से -7, आपका जो फूड आइटम्स है उसको रखना। फ्रिज का इस्तेमाल करने का और एक चीज है, फ्रिज को खाली मत, फ्रिज जितना भरा होता है वो कूलिंग के लिए उसको उतना कम चाहिए, क्योंकि बाकी एयर को कूलिंग कर लिए उसको भी चाहिए, बिजली चाहिए, तो फ्रिज के लिए करिए। सेकंड थिंग, जो एयर कंडीशनर वगैरह है उसका जो एयर फिल्टर है उसको साफ करिए। एसी काम कर रहा है हम देखते नहीं, बट एसी क्या करता है, ठंडा हवा फेंकता है और वो फिर अंदर जाता है, उसमें एक एयर फिल्टर है, उसमें धूल जमता है। अगर वो धूल जमता है तो उससे एयर को साफ करने के लिए मिलती है। तो आपका घर में पानी का फिल्टर हो, एयर का फिल्टर हो, जो भी है, फिल्टर को आप क्लीन करते रहिए। ओके, ठंड का दिन हम गीजर इस्तेमाल करते हैं, गीजर का सेटिंग को भी आप देखिए, क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 है, हमें गर्म पानी कितना डिग्री का चाहिए, 40 डिग्री काफी, 1 डिग्री ज्यादा, ठीक है। इनफैक्ट 37 हमारे लिए काफी है। गर्मी का दिन तो हम ठंडे पानी में नहाते हैं, हमें 20-25 डिग्री का, 25-27 डिग्री का अच्छा लगता है। पर आप कहेंगे कि मुझे हाई टेम्परेचर रखना इसलिए है कि वो जो स्टोरेज में वो जो पानी है वो थोड़ा ठंडा पानी मिलकर आया, 60 डिग्री में रख लीजिए, 55 डिग्री में रख लीजिए। अगर उसका सेटिंग आप 70-80 में रखते हैं, बिजली का ज्यादा इस्तेमाल, वो स्विच ऑन स्विच ऑफ स्विच ऑन स्विच ऑफ होता है। स्टोरेज गीजर है
इसका मतलब नहीं मैं 24 घंटा उसको स्विच ऑन करके रखूं, आप नहाने का आधा घंटा पहले ऑन करके रखिए। जैसे घर का काम वाम हो गया, सारे बच्चे निकल गए, आप लोग भी ऑफिस के लिए निकल गए, जहां भी गए, बंद कर दीजिए। तो जो अप्लायंसेस आपके लिए ज्यादा बिजली लेती है उसको आप सेटिंग वगैरह देखिए। एक वॉशिंग मशीन बहुत लोग आप लोग बीच में इस्तेमाल करते हैं, कोशिश करिए फुल लोड में वॉशिंग मशीन लगाए। कुछ लोग का आदत है चलो 2 कपड़े भी तो दो, 5 कपड़े नहीं, क्योंकि वॉशिंग मशीन तो उतना ही पानी लेगा, लगभग थोड़े बहुत कम बेसी करेगा, उसी को घुमाएगा। अगर फुल लोड है तो आपका एनर्जी कंजम्पशन ऑन एवरेज कम होगा। बट कुछ लोग क्या करते हैं ना, 2-3 करते हैं, नहीं तो इतना ज्यादा कर लेते हैं कि वो घूमता नहीं, मतलब दोनों एक्सट्रीम में चले जाते हैं। उस पर लिखा होगा कितना केजी लोड वो लेगा, तो उसी का आसपास है। पंखा के बारे में एक अच्छी चीज बताऊंगा, इसका हमारे तो पंखा नहीं है, बट ज्यादातर जो पंखा है आप घर में देखोगे वो इसमें इंडक्शन मोटर लगे होते हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का पंखा है, स्क्विरल केज, वो सबसे सस्ता मोटर, इसलिए ज्यादा इस्तेमाल किफायती है, कम पैसा में पंखा आ जाती है। और वो पंखा का एक गुण है, वो अपना आप स्टार्ट नहीं होता है, उसमें कैपेसिटर होता है स्टार्ट करने की, जो खराब होता है पंखा चलता नहीं है, पर एक लाठी लेकर उसको मार दोगे तो चल पड़ेगा, कोई चला लेगा तो चल पड़ेगा पंखा में। आजकल एक नया किस्म का मोटर आई है, पंखा आई है, कहते हैं ब्रशलेस डीसी। मैं टेक्निकल पार्ट पर नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि इस ग्रुप के लिए वो नहीं है। हम उसका इस्तेमाल ज्यादातर करते हैं इरिगेशन पंप के लिए, जो खेती बाड़ी के लिए जो पंप होती है उसके लिए ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। दे आर हाईली एफिशिएंट मोटर्स। सो कोई आप नया घर बनाते हो या कुछ करते हो, मैं ये नहीं कहूँगा पुराना को फेंक दो, बट कंसिडर हैविंग a better technological kind of thing, then you will have more control of your speed, you will have a better kind of thing. हमने वॉशिंग मशीन की बात करते हैं, काफी लोग आपके बीच में जो मेरा बात सुन रहे हैं, आप ऐसे जगह में रहते हो, इवन दिल्ली में भी आज का दिन बहुत गर्मी है कि धूप बहुत है, बट दिल्ली में हम ज्यादातर बड़े बंगलों नहीं मिलती है, हम लोग ज्यादातर फ्लैट में रहते हैं या छोटे मकान में रहते हैं, पर जहाँ पे आपके पास खुले आंगन है, पहले तो हम कपड़े खुले आंगन में एयर ड्राई करते हैं, तो आज का दिन एयर ड्राई करने में क्या दिक्कत है? इनफैक्ट कपड़े को बहुत ज्यादा धोना ठीक नहीं है, उसको धूप में ड्राई कर देने से उससे जो इंसेक्ट वगैरह मर जाएंगे, उसका स्मेल खत्म हो जाए, बेटर। तो थिंक ऑफ दैट। थोड़ा कुकिंग पर आ जाएंगे, कुछ लोग बेकिंग वगैरह करते हैं, और बेकिंग यूटेंसिल्स ज्यादातर हम एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। एल्यूमिनियम का जगह में सेरामिक का यूज करते हैं, चीनी मिट्टी, आप देखेंगे आपका हीट का कम इस्तेमाल। नाउ जब आपने चावल बनाते हो, राजमा बनाते हो, छोले बनाते हो, राजमा छोले को तो भिगो कर रखते हो, चावल बनाने के टाइम में उसको कोई भिगाता नहीं। राजमा छोले को भिगाने थे हम इसलिए भिगाते हैं कि उसको बॉईल करने में कम खपत लगेगा, ताप का जल्दी हो जाता। राइस ठीक है, बासमती राइस जल्दी हो जाता, पर थोड़े सोक करने से कोई आपत्ति नहीं, वो बिजली बचाए। जो चीज आपको पता है उसको करना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि एक क्या कहते हैं, हीट का एक नियम है, मतलब पानी का एक नियम। पानी को हम रसोई का टाइम में बॉईल करते हैं ना, उबालते हैं, पानी एक बार उबलना लगा, चाहे आप कितने भी हीट दो, पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। नॉर्मल प्रेशर में पानी उबलता है 100 डिग्री से, जो पहाड़ी इलाका में कम टेम्परेचर है, तो इसीलिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया था कि ज्यादा प्रेशर होगा तो पानी उबालेगा ज्यादा टेम्परेचर, तो इसलिए प्रेशर कुकर जल्दी रसोई कर देता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा देता है प्रेशर कुकर, क्योंकि प्रेशर है, प्रेशर का वजह से 100 डिग्री में पानी उबलेगा नहीं, ज्यादा डिग्री। पर एक बात है कि एक बार पानी उबलना शुरू हुआ, उसके बाद पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। आप अगर फ्लेम ज्यादा दोगे, वो पानी गैस बनकर वेपर बनकर निकल जाएगा, पानी उड़ जाएगा।
अगर ज्यादा पानी है, पानी कम करना है, रसोई करने में देखो ना भाई फ्लेम बढ़ा दो, वो सूख जाएगा। रसोई आप लोग करते ना, मैं थोड़ा सीखा, क्योंकि जब मैं दिल्ली में नया नया नौकरी किया, खाना पीना मिलता नहीं था, रसोई करना सीखा। ठीक है, आज का दिन तो रेडीमेड फूड मिल जाती है, या तो रेडी टू कुक फूड मिलती है, उस समय में नहीं होता। तो रसोई करने के लिए आप अगर फ्लेम को बढ़ाओगे, सिर्फ पानी उड़ेगा, बॉइलिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जल्दी कुकिंग नहीं होगा। पानी बॉयल करेगा, उसके बाद अगर उसे कुकिंग में फर्क पड़ेगा, कितना समय के लिए रखते हैं और कितना हीट देते हैं। तो रसोई का टाइम में पानी बॉयल कर लिया, फ्लेम को धीमी कर दीजिए, सिम कर दीजिए, उसके ऊपर एक कवर डाल दीजिए, ज्यादा टाइम रहेगा वो जल्दी कुक हो जाएगा। सिमिलरली प्रेशर कुकर इस्तेमाल करते हो, जैसे पहला सीटी आ गया, धीमी कर दीजिए। कितना सीटी मारता है इंपॉर्टेंट नहीं, 4, 5, 6, उससे कोई मतलब नहीं। पहला सीटी के बाद कितना समय आप रखते हैं, ये फर्क है। और ज्यादातर कहते हैं 5 सीटी मार दो, हमें पता है 5 सीटी के लगभग इतना टाइम लगेगा, कुकिंग हो जाएगा। लेकिन मैं सिम कर दूंगा, शायद उसी समय में 5 सीटी नहीं लगी, हो सकता है 2 सीटी आया या 3 आई, पर समय उतना है तो कुकिंग उतना ही, ये फिजिक्स का नियम है। सो कुकिंग के टाइम में आप ये सारे देखिए। मैं आपको फ्रिज का सेटिंग के लिए बता रहा, एयर कंडीशनर का सेटिंग के लिए बता रहा। जैसे हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, ज्यादातर एसी का सेटिंग लोग 22 डिग्री 23 डिग्री में, 22-23 डिग्री का सेटिंग जो पाश्चात्य देश के लिए ठीक है, क्योंकि वो जो कपड़े पहनते हैं ना, गर्मी का दिन में सूट पहनते हैं, तो ठंड के कपड़े पहने। अगर मैं ऐसे कपड़ा पहनता हूँ 22-23 डिग्री में, ठंड लगेगी, तो मेरा बॉडी का टेम्परेचर 37। हमारा वेदर के लिए 26 डिग्री सही है। अगर आपको ठंड पसंद है तो 25 डिग्री में रखिए। एसी का टेम्परेचर 25 डिग्री से नीचे रखना क्रिमिनल। कुछ लोग ये कहेंगे नहीं सर, हमने तो कोशिश किया 25 डिग्री करने के, फिर भी गर्मी लगा। वो आपको गर्मी नहीं लग रहा है, वो ह्यूमिडिटी का वजह से, पानी का अंश जो होता है यार, तो आपके एसी में कि ह्यूमिडिफायर का सेटिंग है, आप इसको डिह्यूमिडिफायर में चलाइए, आपको उतना टेम्परेचर में दे देगा। नहीं तो आप देखे होगे, एसी नहीं चलाओगे गर्मी लगता है, एसी चलाओगे तो ठंड लगती है। वो टेम्परेचर ज्यादा नहीं है, उससे आर्द्रता है, पानी का मात्रा ज्यादा है। तो डिह्यूमिडिफायर एसी को सेट करिए, नॉट टेम्परेचर सेट। कुछ लोग के पास एसी है जो कि ठंड का दिन में गर्म करता है, उसको भी लोग 25-26 डिग्री में कर देते, विंटर में 20 डिग्री में रखिए। तब ऐसे स्वेटर पहनते हैं, कोई वुलन पहनते हैं, उसको भी। तो अगर आप एयर कंडीशनर का सेटिंग वगैरह भी सही रखे हो, आपके अच्छे, मतलब कूलिंग वगैरह अच्छे। नाउ घर के पास अगर कुछ एम्प्टी स्पेसेस है, आंगन है, प्लांट्स लगाए, शेडी प्लांट्स, they will keep the atmosphere cool. Okay? Starting appliances वगैरह करेंगे। नाउ जब हम बाहर जाते हैं, मैं हमेशा मेरा गाड़ी लेकर जाता था। गाड़ी लेने में दिक्कत ही होता है भाई, पार्किंग का झमेला है, निकालू पार्किंग करूँ, ये करूँ। तो लोग कहेंगे नहीं सर, अपने गाड़ी में नहीं आता, इसलिए मैंने फैसला करा भाई काम नहीं कर सकते। मैं आजकल ऊपर हो या कोई दूसरा पूल से गाड़ी लेकर, क्यों? एक तो मुझे सुविधा है, और मैं देखा हूं मेरा खर्चा जो अपना गाड़ी लेकर जाता है उससे खर्चा भी कम होता है। सेकेंडली, जब लोग गाड़ी शेयर करने का पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते, एवरेज एनर्जी कंजप्शन बहुत कम होता है। हमारा देश में हीटिंग और ट्रांसपोर्ट में बहुत एनर्जी का खपत है। सो इफ वी कैन यूज पब्लिक व्हीकल्स, वी पूल और व्हीकल्स, हम एनर्जी का कंजम्पशन बहुत कुछ कर सकते हैं। घर में बैठे, मान लो आपके घर में 3 या 4 बेडरूम है, और सारे एसी रूम कर छुट्टी का दिन में अकेले अकेले बैठे, क्यों ना एक कमरे में बैठ जाए, ड्राइंग रूम में सारे एक एसी लगा दिए, परिवार एक से दूसरे से
वार्तालाप करेंगे, कंजम्पशन कम होगी। तो शेयरिंग, इट्स नॉट ए गाड़ी, इवन घर में जो कॉमन स्पेस है हम कैसे शेयर करें। आजकल बच्चे शेयर नहीं करते, उनको सबको प्राइवेट स्पेस चाहिए। अच्छी बात है, प्राइवेट से मिलना चाहिए, बट हमें कोशिश करना है कि हम कैसे शेयर करेंगे। हम हर चीज के लिए जितना जरूरत हो उतना करें, क्योंकि हर आदमी का ग्रीड के लिए दुनिया नहीं बनती। आप लोग जब रसोई करते हो जितना पानी चाहिए उतना ही देते हो ना, ज्यादा पानी तो नहीं देते हो। आपको पता है कि ज्यादा पानी हो गया, मैं फ्लेम बढ़ा दूंगा, उड़ जाएगा, बट आप इस्तेमाल नहीं करते, वेस्ट नहीं करते। सिमिलरली एनर्जी के लिए आप जितना जरूरत है उतने जो इस्तेमाल आप करिए। सो दीज आर फ्यू प्रैक्टिकल टिप्स कि हम एनर्जी कंजर्वेशन कैसे करें। और मैं यहीं पे थोड़ा सा और तो आगे क्या है, एक थोड़ा आगे स्लाइड दिखा दीजिए। एक दो है वो स्मार्ट थर्मोस्टेट यूज का भी बताता है। गीजर ज्यादा से ज्यादा 72 रखिए, मैं तो कहूंगा 55-60 से ऊपर ना रखिए। नेक्स्ट चलिए। हाँ, मैं आपको बताता जो घर आप बनाते हैं कोशिश करिए विंडोज दरवाजा इसका वेदर प्रूफिंग होना चाहिए, वाटर प्रूफिंग होना चाहिए, एयर नहीं आना चाहिए, ताकि आपका एनर्जी सेविंग हो। मैं बता चुका हूँ, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो बेनिफिट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन बता रहा है कि आपका पैसा बचेगा, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम होगा, we'll have a greener world, better world for our next generation। आगे तो होम एनर्जी में मैं आपको मैं बता चुका हूँ, नेचुरल लाइट करिए, कोशिश करिए कूल वाटर करना है, फ्रिज को फिल अप करिए, मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ, ये आप देख लीजिए। कम्युनिटी एफर्ट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने इस सीआरपीएफ का जो आपका वेलफेयर एसोसिएशन का तरफ से आज एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में एक लेक्चर ले किया। क्या ये नॉलेज आपका अपना तक सीमित होना चाहिए, या लोकल प्रोग्राम आप कर सकते हैं जिस एरिया में आप रहते हो, आप लोग सारे पढ़े लिखे हो, आप लोग जागृत हो कि ये मैसेज आप दे सकते हो, आप अपने नेबरहुड में ये मैसेज ले सकते हो, जैसे इम्पैक्ट होगा। तो मैं तो आशा करूंगा कि जो लोग आप लोग मतलब हमें रिमोट में सुन रहे हैं, आप इस पर कार्रवाई करिए, लोकल प्रोग्राम करिए, दूसरे लोग को एजुकेट करिए, लीड बाय एग्जाम्पल। और जो जो काम किए मेल कर कर आपने मैडम्स को भेजिए, रिमझिम मैडम को भेजिए, मीनाक्षी मैडम को भेजिए, स्मिता मैडम को भेजिए, ताकि उनको पता चले कि आप लोगों के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम किया, आप आगे क्या किए। हो सकता है वो कहीं सीआरपीएफ का जर्नल में वो लिखना चाहेंगे, भाई हमारा जो महिला समूहों ने इन्होंने देश के लिए दुनिया के लिए कुछ करके दिखाया। सो कम्युनिटी मैं स्ट्रांगली अर्ज करूंगा आप लोग कुछ कर 1-2 महीना का अंदर फीडबैक जरूर भेजिए सीआरपीएफ। नेक्स्ट, आई थिंक दिस इज द लास्ट स्लाइड। आई विल लीव दिस प्रेजेंटेशन विद यू। आई रिक्वेस्ट कि जो लेना चाहते हैं उनको शेयर कर दीजिए। इसको एक बार पढ़िएगा, मैं इसको बार बार कर नहीं बोलूंगा। जैसे इसमें कहता है जहां हो सकता है पैदल जाइए, नहीं तो बाईसाइकिल में जाइए। मेरे बचपन में हम लोग बाईसाइकिल में स्कूल कॉलेज में जाते थे। मैं आईआईटी में पढ़ता था, हमने कभी स्कूटर वगैरह नहीं लिया, हम बाईसाइकिल में जाते थे। स्कूल के लिए बस लीजिए। तो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए इस स्लाइड में बहुत कुछ लिखा है जो कि आप अपने घरेलू रूप से कर सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन का कॉपी आपके पास रहेगा, जो जो चाहेंगे आपको शेयर हो जाएगा। कुछ करिए, एक ग्रीन वर्ल्ड, एक सेफ वर्ल्ड के लिए कुछ ना कुछ करिए। आप लोगों से मिलिए, मुझे बहुत उम्मीद है। नमस्कार, जय। थैंक यू वेरी मच सर। अब समय है प्रश्न उत्तर का। अगर किसी भी क्षेत्रीय इकावा से किसी भी कार्मिक किसी का भी अपना क्वेश्चन एनर्जी कंजर्वेशन पर हो तो कृपया पूछ सकते हैं। कृपया सभी से अनुरोध है कि वे अपना क्वेश्चन पूछना चाहें तो अपना रेज योर हैंड का सिंबल करें।
सभागार में उपस्थित सम्मानित सीईसी मेंबर्स से अनुरोध है कि यदि आपका क्वेश्चन है तो कृपया क्वेश्चन। अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था कि उसमें जैसे आजकल हम लोग सब घरों में एसी वगैरह होते हैं, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जैसे जैसे उसकी कूलिंग होती है और हमको ठंड लगती है तो हम उसको बंद कर देते हैं। देन वी पुट इट ऑन व्हेन वी फील कि अभी गर्मी लग रही है तो अभी हम उसको ऑन कर देते हैं। बट जो मैंने वीडियो देखा उसमें उन्होंने कहा कि आप एसी को बंद ना करें, उसका जो टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं वो इस तरीके का हो कि वो आपको कंफर्टेबली मतलब वो वही टेम्परेचर आपका थ्रू आउट चले और आप उसको 12 घंटे चलाइए। तो आई वांटेड टू आस्क यू व्हिच इज द बेटर थिंग टू डू, कि उनका मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर वो आप एक सेट टेम्परेचर पे चला रहे हैं तो देन इट इज कंज्यूमिंग लेस पावर, तो एनर्जी जो यूज हो रही है वो कम हो रही है, तो आपका जो बिल आएगा वो कम आएगा उस हिसाब से। सो इज दिस करेक्ट? सी, इसमें दो बातें हैं। हम एसी के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम एसी इस्तेमाल करते हैं, हम अपने जिस कमरा में रहते हैं उसका तापमान और आर्द्रता, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी दोनों को कंट्रोल करते हैं ताकि हमें कंफर्टेबल चीज आएगा, हम काम कर सकते हैं, सो सकते हैं, वैसे। जो एनर्जी कंजर्वेशन हम करेंगे कि हमें जो चीज चाहिए 90% तो होना चाहिए। अगर उसको 50% भी पूरा नहीं करेंगे तो फिर किस लिए हम करें? हम 10% सैक्रिफाइस कर देंगे भाई, जो चीज हम चाहिए एनर्जी कंजर्वेशन के लिए, पर ज्यादातर वो चीज होना चाहिए। तो एसी को मान लीजिए आप स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं रात का टाइम, अब तो सो गई है, अब कैसे स्विच ऑन स्विच ऑफ करें? फिर आपका मन में है यार मुझे ऑफ करना है, तो आपका नींद पूरा नहीं होगा, आपका माइंड में, बैकअप माइंड में आपको एक अच्छी गाढ़ा नींद होना चाहिए। तो आप अगर स्विच ऑन स्विच ऑफ का हिसाब लगाएंगे, कहीं ना कहीं आपका स्लीप डिस्टर्ब होगा। और अगर स्लीप नहीं टूटेगा, स्लीप तब होगा कि रूम बहुत ठंडा हो गया, फिर आपको शरीर को कंपन होगा, फिर नींद में उठेगा, एसी लगा है स्विच ऑफ। तो इसीलिए एसी में ऑलमोस्ट टाइम इसी पर्पस के लिए। तो आप अगर आपके एसी में, मैं जैसे कहा कि टेम्परेचर को रात को सोने का टाइम में 26 डिग्री नहीं तो 25 डिग्री, उससे नीचे ना रखें, आपको जरूर ठंड लगेगा। 25 डिग्री में भी आपको चादर साइड जो जाएगा, क्योंकि आप सो गए हैं, आप एक्टिविटी नहीं कर रहे। दिन का टाइम आपको गर्मी लगेगा, रात को तो दिन में आप चल बुल कर रहे, आपका शरीर एनर्जी है, रात को सो गए तो 25-26 डिग्री में लगी है। और जो जिस एसी में ह्यूमिडिटी कंट्रोल है, आप उसका ह्यूमिडिटी 50% तक आसपास ला दीजिए, तो क्या होगा कि वो एसी अपने आप स्विच ऑफ हो जाएगा उतना टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर ऑन होगा वो अपने आप स्विच ऑफ। So with sleeping, that is the better way I would say. नहीं तो क्या होगा कि उसको स्विच ऑफ करने के लिए आपका नींद खराब होगा। मैं एनर्जी कंजर्वेशन के लिए वो एडवाइस पे आपको करूंगा। पता है दिन का टाइम है, मैं टेम्परेचर तो जरूर सेटअप करूंगा, लेकिन अगर मैं वो कमरा छोड़कर चला गया तो कोई दूसरा काम हो गया, मुझे रसोई में जाना पड़ेगा या दूध वाला आ गया, कुछ हो गया, मैं तो हाथ में स्विच ऑफ कर जाऊंगा। और भाई वेरी ऑफन अगर स्विच को ऑफ नहीं करूंगा, वो स्टेबलाइजर बिजली खाता है, एसी स्टैंड बाई मोड में भी बिजली खाता है। तो यू हैव टू, ये दोनों चीज में जो आपके लिए बेस्ट है समय के अनुसार, आप उसको प्रैक्टिस करें। दिन का टाइम में एसी का टेम्परेचर थोड़ा कम आप रख सकते हैं, 24 डिग्री कर सकते हैं, तो रात का टाइम में 25-26 से नीचे ना रखें। Does that answer your question? Yeah, that's तो कोई पूछेंगे? Good evening, sir. Am I audible? Yes, you are. Please go ahead. मैं राजस्थान सेक्टर हेडक्वार्टर जयपुर से बोल रहा हूँ, DIG एडम। मेरे दो क्वेश्चंस थे। पहला तो था कि यहाँ चूंकि राजस्थान सेक्टर हेडक्वार्टर की बिल्डिंग्स, पक्की बिल्डिंग्स ज्यादा नहीं बनी हैं, तो हम लोग ज्यादातर प्री फैब्रिकेटेड हट्स, जो टीन की छतें होती हैं और कच्चे मकान होते हैं, उसमें रहते हैं। और गर्मी आजकल 45 डिग्री से ऊपर जा रही है, तो ऐसे में एनर्जी कंजम्पशन के लिए जो हम जनसेट्स वगैरह, जनरेटर सेट्स चलाते हैं, तो मेरा सवाल था कि अगर हम पंखे के रेगुलेटर,
जैसे जो फैन का रेगुलेटर होता है, सीलिंग फैन का, उसमें 5 बटन होते हैं, 1 2 3 4 5। तो चाहे पंखे को 5 पे चलाएं चाहे 1 पे चलाएं, क्या बिजली की कंजम्पशन उतनी ही होगी? और दूसरा था कि अगर हम एसी को 26 या 28 पे रखें और बाहर टेम्परेचर 45 डिग्री है, तो हर थोड़ी देर में आप मानेंगे कि वो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली अगर 26 रखा हुआ है तो 2 मिनट बाद वो 28-30 पे अपने आप चला जाएगा। तो बार बार एसी ऑन ऑफ होगा, तो क्या वो बिजली की एक्चुअल कंजर्वेशन बचत हो पाएगी ऐसी 45 डिग्री की गर्मी में? लेट मी आंसर यू द क्वेश्चन। जो फैन का रेगुलेटर का बात की है, रेगुलेटर बहुत किस्म के होते हैं। जो पुराना रेगुलेटर होता था उसमें एक रेजिस्टेंस होता था, रेजिस्टेंस वायर होता था, वो आजकल बहुत कम इस्तेमाल होती है। उसमें क्या होता था कि जब आप 1 में चलाते हो, रेजिस्टेंस ज्यादा आता था, तो वो ज्यादा बिजली खा लेता है, पंखा में कम वोल्टेज जाता है तो फिर स्पीड कम हो गया। तो उस किस्म के रेगुलेटर में क्या होता था कि लो स्पीड में चलाने से बिजली का वेस्टेज होता, वो गर्म है। बट आजकल जो रेगुलेटर छोटे छोटे आते हैं, जैसे घुमाते हो, उसमें एक इंडक्शन काइंड ऑफ कॉइल्स होते हैं, तो उसमें ट्रांसफार्मर एक्शन का जैसे वोल्टेज को रेगुलेट करता है, कम रेजिस्टेंस नहीं। उस किस्म के रेगुलेटर में चाहे आप कम स्पीड में चलाएं या हाई स्पीड में चलाएं, बिजली में खपत में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं, तो यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है सर, काइंडली माइक नजदीक कर लें या ऊंचा बोलें। कैन यू हियर मी नाउ? या नाउ। आई विल रिपीट इट। या ये आजकल जो पंखा का रेगुलेटर आते हैं छोटे छोटे, जिसमें घुमाना वाली होता है। पहले पुराने जमाने में रेगुलेटर आता है जिसमें स्विच स्टेप था, 1 देन नेक्स्ट स्टेप 2 नेक्स्ट स्टेप 3 नेक्स्ट स्टेप 4, उसमें रेजिस्टेंस वगैरह होते थे। उसमें कम स्पीड में चलाएंगे तो बिजली का वेस्टेज कम होता था, एफिशिएंसी खराब होती थी। बट आजकल स्मूथ रेगुलेटर आता है, मतलब वो गोल से, वो कोई 1 2 3 4 नहीं है, वो स्मूथली आप उसको जहां चाहते हो वहां रख सकते हो। उसका प्रिंसिपल एक ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल है। उस किस्म का रेगुलेटर में इनपुट वोल्टेज कंट्रोल होती है, और वो कम वोल्टेज स्पीड में चलाए या ज्यादा में चलाओ, कम वोल्टेज कम में, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। फॉर यू कैन नॉट वेरी ओके, सो दैट इज एज पर द रेगुलेटरी कंसर्न। जहां तक एसी का सेटिंग के बारे में, वर्ड्स व्हाट यू आर सेइंग इज रेगुलेटर चाहे हम फास्ट स्पीड में रखें चाहे स्लो में, बिजली कंजम्पशन में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर वो एडवांस काइंड ऑफ जो नया नया रेगुलेटर वो इस्तेमाल करते थे, पुराना काइंड ऑफ रेगुलेटर में लो स्पीड में ज्यादा खपत होती है। मैं इसलिए कहा था प्लीज चेंज योर अप्लायंसेस, गो फॉर ए बेटर अप्लायंसेस, गो फॉर ए स्टार रेटेड अप्लायंसेस। और मैं यहाँ तक कह रहा हूँ, कोशिश करिए, अगर नया चीज है, वो नया जो बीएलसीसी मोटर्स आई है पंखा का, उसमें 4 ब्लेड 5 ब्लेड लगा, उसमें स्पीड कंट्रोल वगैरह बहुत अच्छा है। उसको ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं उस किस्म का मोटर को जो एग्रीकल्चरल पंप सेट करेगी। तो गो बाय द मॉडर्न थिंग्स दैट विल सेव यू। आपके एसी के बारे में मैं कहता हूँ कि एसी जिस टेम्परेचर में आप रखते हो, उसी टेम्परेचर से ऊपर अगर रूम का टेम्परेचर चला गया, वो चालू हो जाए। अगर उससे नीचे रूम का टेम्परेचर होगा, एसी बंद हो जाएगा। तो मैं कहा एसी को 25 डिग्री में 26 डिग्री में रखिए, तो आपका रूम टेम्परेचर जब तक 26 डिग्री या उससे कम है, वो एसी बंद हो जाएगा। जैसे आपका रूम का टेम्परेचर 26 डिग्री से ऊपर होगा, एसी अपना हो जाएगा ज्यादा। ठीक है, तो आप जो कह रहे हैं कि नहीं वो तो 27-28 हो गया, वो 27-28 कैसे होगा? 27-28 रूम टेम्परेचर बढ़ गया तभी तो एसी ऑन होगा। आपको जो इनसाइड रूम का टेम्परेचर दिखाता है वो 26 नहीं पहुंचता, 26 होगा तो बंद हो जाएगा, वो चलेगा तब तक 27-28, वो बंद हो जाएगा जब 26 जहां पे थर्मोस्टेट आप रखे हो। आपको आपके एसी के बारे में 2-3 चीज देखना है, क्योंकि राजस्थान से आप आते हो, वहां हीट कंडीशन थोड़ा ज्यादा है। ठीक है ना, आपको देखना है जहां पे एसी है, बाहर का आउटडोर यूनिट, वहां डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है क्या? कोशिश करिए वहां डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़े।
एक्चुअली एसी का ऑपरेशन आपको पता होना चाहिए, एसी काम कैसे करता है। एसी एक मशीन है या रेफ्रिजरेटर भी सिमिलर इसमें काम करता है, जो हीट को लो टेम्परेचर से लेकर हाई टेम्परेचर में फेंक रहा है। पानी का पंप जैसे है, पानी हमेशा ऊपर से नीचे जाता है, ठीक है। पानी को अगर आप खुला छोड़ दे, पानी ऊपर जाएगा क्या? पानी नीचे बहेगा। सिमिलर हीट जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में फ्लो करता है। बट कोई आदमी अगर नीचे से ऊपर पानी फेंकना चाहता है, उसको एक पंप लगाना पड़ेगा। सिमिलरली हीट को अगर लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर को फेंकना चाहते हो, आपको एक हीट पंप लगाना पड़ेगा। आपका एसी और आपके रेफ्रिजरेटर एक हीट पंप जैसे काम करते हैं। अगर आपका रूम पूरा बंद है, फ्रिज बंद है, फ्रिज को दरवाजा खुला मत छोड़िएगा, बिजली बहुत खाएगा, ठंडा नहीं होगा। जिस कमरा में आप हो या वो जो खाना का पीने का चीज है वो पूरा सील्ड होना चाहिए, बंद है। तो ये फ्रिज और एसी वो बंद जगह में जो हीट है निकाल करके बाहर फेंकेगा। बाहर टेम्परेचर ज्यादा है, अंदर कम है, तो कम टेम्परेचर से हीट लेकर तो बाहर फेंकता है ताकि वो अंदर का टेम्परेचर और कम हो। ठीक है, उसका एफिशिएंसी डिपेंड करता है कि बाहर का टेम्परेचर कितना है और अंदर टेम्परेचर का फर्क जो है, एक को T1 कहोगे, T2 कहोगे, ये T1 और T2 में कितना फर्क है उस पर उसका एफिशिएंसी डिपेंड करता है। और हीट इंजन आर नॉट वेरी एफिशिएंट। द बेस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी जो है हमारा टेम्परेचर में, उसका एफिशिएंसी 35-37% हो सकता है। तो इसीलिए कोशिश करिए आपका जो आउटडोर यूनिट है उसका ऊपर डायरेक्ट सनलाइट नहीं है, वो एक शेडी एरिया में हो। ठीक है, अब अगर पुराना एसी है, वो कंप्रेसर पुराना है, वो itself हीटिंग हो जाएगा। वो अगर खुद हट है, वो कैसे कूलिंग कराएगा? तो उसका अंदर एक गैस है, जो गैस कंप्रेस होता है, एक्सपेंशन होता है, कूल होता है, हॉट होता है। अगर वही गैस कूल नहीं हो पाया, वो लिक्विड नहीं बन पाया, वही कूलिंग नहीं कर पाएगा। सो बेस्ट इज टू गो फॉर स्टार रेटिंग एसी, एक जहाँ पे हवा चलती है, शेड है, उस जगह में आउटडोर यूनिट रखिए। आपका कमरा को सारे सील कर लीजिए, एयर फिल्टर को आपने साफ रखिए, आप रूम में फर्क देखेंगे। इसमें सीलिंग में वही दिक्कत आती है कि ज्यादातर बिल्डिंग्स जब हैं ही टीन की छत की, सीधी सीधी टीन की छत है, और तो वो बहुत मुश्किल से वो टेम्परेचर 26-28 के करीब पहुंच पाता है एसी का। नहीं जी, पुराना जमाने में कोई टीन का छत नहीं करता, उसमें मॉल प्लास्टर बना दीजिए, मिट्टी का प्लास्टर बना दीजिए। मिट्टी का प्लास्टर जैसा चीज है ही नहीं, हम तो लोकल मटेरियल यूज नहीं करते, हम टीन करेंगे। आप एक सड़क पर, आपके घर का सामने जो सड़क है उसमें एक किताब डाल दीजिए, कॉपी डाल दीजिए और एक लोहा का बर्तन डाल दीजिए। 10 मिनट में जाओ, इसको छुओ और लोहा का बर्तन छूटो, गर्म कौन लगेगा? कोई भी मेटल पार्ट हीट को जल्दी ऑब्जर्व कर टेम्परेचर बढ़ा देता है। कम टेम्परेचर, कम हीट में उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ये उतना हीट में टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा क्योंकि ये इंसुलेटर है। तो आपने छात बनाना क्यों? हीट का कंडक्टर से। उसका अंदर आपका वहां पे अगर गेहूं होती है या राइस होता है, उसका हंस का एक कवर डाल दीजिए। पेनिनसुलर इंडिया, दक्षिण भारत में जहाँ पे सनलाइट्स बहुत होते हैं साल भर, वो एक किस्म का चिक इस्तेमाल करते थे, उसमें एक किस्म का घास होता है, उसमें पानी डालते रहते थे, वो घर का सामने होता था, वो एक खस बोलते हैं, वो एक एयर कूलर का काम करता है। अभी जो दिल्ली में, राजस्थान में गर्मी है, दिल्ली में एयर कूलर आपको ज्यादा ठंडा देगा आपके एसी से। क्यों देगा? तो विज्ञान की बात कर लेते हैं। सी, एयर कूलर का प्रिंसिपल क्या है? ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है, एवापोरेशन डज कूलिंग। वाष्पीकरण जो एवापोरेशन करता है वो ठंडगी पैदा करता है। तो एयर कूलर में आप पानी को एक छोटे छोटे घर से या किसी पर डालते हैं, तो ये पंखा होता है, वो एयर को सक करता है। जो एयर सक करता है वो जो पानी वेपर बन जाता है
ना वेपर बनने से क्या होता है, जो वेपर है वो भी वही 25 डिग्री में है, ठीक है। इनिशियली मान लो पानी 25 डिग्री या 30 डिग्री 35 डिग्री जो भी है, पानी गर्म है तो 40 डिग्री तो हॉट है, वो वेपर ही 40 डिग्री था। लेकिन वो शक किया पानी को वेपर बनाने के लिए और 540 कैलोरी ऑफ हीट चाहिए पर ग्राम, उतना कैलोरी ऑफ हीट उसको चाहिए गैस बनने के लिए। दोनों का टेम्परेचर सेम है, ये 540 कैलोरी कहां से आएगा? जो फेज चेंज हो ना लिक्विड से गैस, उसमें 540 कैलोरी चाहिए, वो कहां से आएगा? वो एयर का टेम्परेचर डाउन होता है। जो एयर उसको वाटर को गैस बनाए, उस एयर का टेम्परेचर उतना डाउन होगा क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड और बी डिस्ट्रॉयड एक्सेप्ट दैट E इक्वल टू mc स्क्वायर में बताया। तो आपने जो पानी को हवा बनाए या वेपर बनाए, गैस बनाए, उसके लिए जो हवा खींचा, वो हवा अपना टेम्परेचर छोड़ेगा तभी वो वाष्प बनेगा। तो एयर कूलर एसी से कम बिजली लेगा लेकिन आपको ज्यादा ठंडकी देगा। लेकिन वो एयर कूलर जुलाई का महीना में दिल्ली में काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जुलाई का महीना में थोड़े बहुत मानसून आ जाएगा, जब ना वो एटमॉस्फेयर के ह्यूमिडिटी आर्द्रता इतना बन जाएगा कि वो वाटर इवापोरेट नहीं होगा, चिपचिपाहट होगा। मई जून के लिए हमें इस उत्तर भारत में एसी का जरूरत नहीं, कूलर का जरूरत है। आप दोनों ट्राई करके देख लीजिए। तो ह्यूमिडिटी इज ए फैक्टर। तो आपके लिए मैं कहूंगा कि आप यूनिट में कि आपका जो टीन का छत है उसमें मॉड प्लास्टरिंग कर लीजिए, या उसका ऊपर जो क्या कहते हैं पैरी का जो स्टबल्स है जिसको बर्निंग कर इतना ज्यादा हमें पोल्यूशन होती है, उसका ऊपर डाल दीजिए, उसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए और पानी जब एवापोरेट होगा वो आपका छत ठंडा हो जाएगा। जो आपका डोर है उसके सामने पर्दा जैसे जो चिक जैसे चीज लगा दीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए। देखिए ये जो एसी है, ये विज्ञान है, ये आज का दिन हमें समझ में आता है, इससे मीटिंग भी आज का दिन होती है। बट भारतीय सभ्यता 5000 साल का पुराना सभ्यता है। ये देश में हमारा पूर्वज रहते थे, वही राजस्थान में रहते थे, गर्मी कैसे मैनेज करते थे? ये टेक्नोलॉजी उनको पता था। लेकिन हमने हमारा जो पुराना टेक्नोलॉजी को खराब किए, पुराना प्रैक्टिसेस को कई बार हम कहते हैं अंधविश्वास करके छोड़ दिए, ठीक है। तो इसीलिए हम तकलीफ में, पेड़ हमने काट दिए, हमने बिल्डिंग ऐसे बनाए। आप राजस्थान का पुराना हवेली में जाइए, उसका जो दीवार है आप देखेंगे मोटे मोटे दीवार है, वो गर्म नहीं होगा। सीलिंग बहुत ऊंचे होते थे, हमने बक्स जैसे डिजाइन करना शुरू किया। सो वी हैव नॉट फॉलोड आवर प्रैक्टिस। इनफैक्ट मैं आपको वो मजा की बात बताऊं, मैं जब आज के लिए प्रेजेंटेशन बना रहा था, पहले तो मैं सोचा था हफ्ते में बोलूंगा, मैं कभी प्रेजेंटेशन बनाता नहीं। फिर बोला गया कि प्रेजेंटेशन बनाओ, तो मैं प्रेजेंटेशन बनाया। मैं कहा भाई E इक्वल टू mc स्क्वायर के बिना कैसे कहूंगा, आइंस्टाइन इतना करे इक्वेशन किए दुनिया के लिए, उसको कैसे छोड़ दूंगा। और जैसे मैं लिखा तो पहला स्लाइड में देखे होंगे कि दुनिया में मैटर है और एनर्जी है, किसी को क्रिएट नहीं कर पाओगे, डिस्टर्ब नहीं कर पाओगे। स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में दे कैन बी इंटरचेंजेबल, राइट? बहुत स्पेशल। मेरा मन में एक दूसरी चीज आ, आप लोगों ने पूछा नहीं, मैं कहा यार मैं तो गलत लिख रहा हूँ, ये जो इसको ऐसा बता दिया तो सारी किताब में लिखा है गलत है। आप लोग कभी दिल्ली एयरपोर्ट अगर गए उतरे हो, वहां पे जो अराइवल हॉल में कुछ मुद्राएं लगी है, अंगूठा में कुछ ऐसा किए ऐसे किए ऐसे किए, अब देखो ऐसे ऐसे कुछ मुद्राएं लगी है दिल्ली एयरपोर्ट। वो है हमारा योगा का सिंबल्स फॉर द 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। भारतीय सभ्यता में मानना है। Sir, I have a question, sir. व्यास की समझे? Good evening, sir. This is Meera from Sipri. I want to ask a question, sir. हाँ बोलिए।
Yes, sir. पूछिए। We are more discussing about the regulator and all AC, all about things. Why don't we are not applying the solar panel in the government units? That's why we can more conserve for energy, sir. नहीं, ये बात कहना गलत है कि गवर्नमेंट बिल्डिंग में हमने सोलर पैनल इस्तेमाल नहीं करते। ये बात कहना गलत है, ठीक है। मैं मेरा लेक्चर को ज्यादातर प्रैक्टिसेस के ऊपर रखा, इसलिए एनर्जी कंजर्वेशन इज मोर अबाउट ह्यूमन माइंडसेट, ह्यूमन फर्स्ट। कंजर्वेशन उसी को कहते हैं भाई मैं बिजली का कम खपत किया और उसके लिए मैं डिटर्मिनेशन। एनर्जी एफिशिएंसी एक अलग सब्जेक्ट है। It's a pollution free, so we can use more the panels and that's why yes. CIB शिवपुरी कृपया सुने, मुझे आपका क्वेश्चन का आंसर करने दीजिए। आंसर सुन लीजिए प्लीज। आई एम विलिंग टू सिट डाउन हियर, आई केम ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली ओनली फॉर यू पीपल। एनर्जी एफिशिएंसी अलग बात है। सोलर एनर्जी ये देश इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैं जैसे बताया कि COP21 में इंडिया ने प्रॉमिस किया था कि हम हमारा जो भी बिजली का जो मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी को यहां तक लेकर आएंगे। जो COP21 जो हुआ, जिसमें ये निर्णय हुआ कि 1.5% तक विश्व का जो भी टेम्परेचर है, जो एवरेज टेम्परेचर, हम 2030 तक 1.5% तक रखेंगे। 2% ज्यादा से ज्यादा 1.5%। उसमें सारे देश को कहा गया है कि आपने अपने तरफ से कमिटमेंट करो कि आप क्या करोगे। उसको कहते हैं NDC, नेशनली डिटर्मिनिस्टिक कंट्रीब्यूशन। इंडिया ने अपने तरफ से 2015 में कहा कि हम कार्बन एमिशन जो इंडिया कर रहा था, जो 2005 में जितना कार्बन एमिशन करता था, 2015 में के आज को 10 साल का पहले हम जितने कार्बन एमिशन किए थे, उसको 33 से 35% तक कम कर देंगे 2030 तक। ये इंडिया का वायदा था। बिलीव मी, 2031 अक्टूबर 2023 तक हमने उसको 33% तक कम कर दिया। जो टारगेट हम 2030 तक रखे थे, इंडिया इसको 2023 को अचीव कर लिया, और हम अपना टारगेट को और बढ़ा दिए। हम कहते नहीं, हमारा जो भी कार्बन का फुटप्रिंट है, हम उसको बढ़ा कर और कम करते हैं, 45% रखते हैं। अगर आप सोलर विंड में काम नहीं किए तो ये कैसे संभव? ठीक है, हमने कहा था जितना हम इलेक्ट्रिक और जनरेट करते हैं, 2030 तक हम 40% नॉन 40% रिन्यूएबल सोर्स से लाएंगे। मतलब हाइडल से, सोलर से, विंड से हम 2030 तक 40% बिजली पैदा करेंगे। हम 31 अक्टूबर 23 तक 44% पैदा कर दिए। 7 साल पहले उसको पार कर लिए। अभी हम कहते नहीं, 50% कर देंगे 2030 तक। तो ऐसे नहीं, हम नहीं कर रहे। भारत सरकार का बहुत स्कीम है। अभी अगर प्राइम मिनिस्टर को आप सुनते होंगे, वो हर घर सूर्य घर योजना है, जो प्राइवेट बिल्डिंग को भी सब्सिडी दिया जा रहा है कि सोलर पावर करने के लिए। तो सोलर पावर प्रोग्राम एक और चीज है, खेतों बाड़ी में दिया जाता है, बिल्डिंग के लिए दिया जाता है। मैं आप लोग को प्रोत्साहित करूंगा, इसको करिए, बट जब तक हम माइंड सेट को ठीक नहीं करेंगे कि एनर्जी कंजर्व करूंगा, सोलर पावर तो लगा लिया, तो घर पे 10 पंखा चल रहे हैं, मैं इसको ऑफ नहीं करता हूं, तो क्या फायदा? तो पहले जो आपके आज का जो फंक्शन है, जिसको आप लोगों ने समय दिए और आपके वेलफेयर एसोसिएशन ने समय दिया कि आपको इसके बारे में बताने के लिए इंपॉर्टेंट इशू है, सिर्फ आपके परिवार के लिए नहीं, आपके अगली पीढ़ी के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए। तो ये बात मैसेज बाहर लेकर जाइए, लोगों को बताइए, कुछ करिए, और जो किए हैं आप लिख कर ईमेल भेजिए ताकि पता चले तो इधर क्या कर रहे हैं आप लोग। Does that answer your question? या कुछ और बता सकते हैं? Any other question? Thank you, sir.
यदि किसी सेंटर का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अध्यक्षा कावा महोदया से अनुरोध करती हूँ कि वे आज के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री प्रशांत महापात्रा जी को कावा का स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित करने की कृपा करें। Thank you. थैंक यू मैम। अब मैं आदरणीय श्रीमती रिमझिम सिंह अध्यक्षा कावा महोदय से अनुरोध करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम के आयोजन तथा मुख्य वक्ता द्वारा दिए गए व्याख्यान के संदर्भ में अपने विचार हम सभी से साझा करने की कृपा करें। नमस्कार। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री प्रसन्नता महापात्रा, सीनियर एडवाइजर टू इंटरनेशनल सोलर अलायंस, श्रीमती मीनाक्षी गोयल उपाध्यक्षा कावा, सभी जोनल हेड्स, सीईसी मेंबर्स, वेबएक्स ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ी सभी रीजनल कावा हेड्स, कावा परिवार के समस्त सदस्यों तथा अधिकारीगण का स्वागत एवं अभिनंदन है। अंडरस्टैंडिंग एनर्जी कन्वर्सेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ऊर्जा जीवन का स्रोत है। ये न केवल हमारे दैनिक जीवन को संचालित करती है बल्कि हमारे देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में भी मुख्य भूमिका निभाती है। इसीलिए ऊर्जा का सही उपयोग और उसका संरक्षण आवश्यक है, जो कि हम सभी के संयुक्त प्रयासों से हासिल किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण के संबंध में श्री प्रसन्नता जी द्वारा बहुत ही ज्ञानप्रद एवं विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई। साथ ही ऊर्जा के समुचित प्रयोग हेतु हम सभी को जागरूक किया गया, जो निश्चित ही हम सभी के लिए अत्यंत लाभप्रद सिद्ध होगा। मैं श्री प्रसन्नता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इन्होंने अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से बहुमूल्य समय निकालकर हम सभी को अत्यंत आवश्यक एवं सार्थक जानकारी प्रदान की है। साथ ही हम आप सभी ने भी इस कार्यक्रम में पूरी रुचि के साथ एक सफल वेबिनार का आयोजन किया है। इसके लिए भी मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद। अब कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में मैं धन्यवाद संबोधन प्रस्तुत करती हूँ। आदरणीय श्रीमती रिमझिम सिंह अध्यक्षा कावा, श्रीमती मीनाक्षी गोयल उपाध्यक्षा कावा, आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री प्रशांत महापात्रा, सीनियर एडवाइजर टू सोलर अलायंस, कावा की सभी सम्मानित सीईसी सदस्याएं, वेबिनार के माध्यम से जुड़ी सभी जोनल हेड्स तथा रीजनल कावा हेड्स, अधिकारीगण तथा कार्मिक एवं समस्त पारिवारिक सदस्यों, बच्चों का मैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। कावा द्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य दैनिक जीवन के महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी साझा करने के साथ साथ हम सभी के जीवन की वर्तमान एवं भविष्य में आने वाली विभिन्न चुनौतियों से लड़ने के लिए हमें सक्षम बनाना है। ऊर्जा संरक्षण हेतु हम सभी का एक छोटा सा प्रयास देश के अग्रिम विकास का हिस्सा हो सकता है। मैं आदरणीय श्री प्रशांत महापात्रा जी मुख्य वक्ता को आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर आज के विषय अंडरस्टैंडिंग एनर्जी कंजर्वेशन पर बहुत ही सारगर्भित एवं रोचक जानकारी हम सभी के साथ साझा की, जो निश्चित ही हम सबके लिए लाभप्रद होगी। मुझे उम्मीद है कि आपके द्वारा दिए गए वक्तव्य तथा सुझाव हम सभी के जीवन में उपयोगी सिद्ध होंगे। अंत में मैं पुनः श्री प्रशांत महापात्रा जी को आज के बेहतरीन संवाद हेतु तथा अध्यक्षा कावा के विशिष्ट मार्गदर्शन के लिए सादर आभार प्रकट करती हूँ।
साथ ही सभी सीईसी मेंबर्स, वेबिनार से जुड़ी सभी जोनल और रीजनल कावा हेड्स, आईटी ब्रांच, एडम ब्रांच, सीआरपीएफ के अन्य अधिकारीगण, कार्मिक एवं समस्त परिवारजनों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इस सफल आयोजन के लिए धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। इसी के साथ यहाँ पर यह कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सभी का पुनः धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि कृपया हाईटी के लिए 5th फ्लोर सेमिनार हॉल के लिए प्रस्थान करने की कृपा करें। जय हिंद, धन्यवाद।